वीएस नॉवल वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नए सफ़र पर ले जाती है। आनंद लीजिए और कहानियों की दुनिया में खो जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं। नव्या और अजय की सुबह सूर्यास्त। अगली सुबह नव्या की आंख दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज से खुल गई। आवाज बहुत दबी हुई थी, पर मानसिक साधना की तकनीक अपनाने के बाद नव्या की श्रवण शक्ति असाधारण रूप से तेज हो गई थी। उसने तुरंत आंखें खोल दी। उसने समय देखा। सुबह के केवल 4 बजे थे। क्या अजय वापस आ गया था? यही सोचते हुए नव्या पजामे में ही बिस्तर से उठी। वह दरवाजे तक गई और उसे खोलकर बैठक की ओर देखा। हाँ, ये सच में अजय था। अजय सूट और चमड़े के जूते पहने हुए था। उसके छोटे बाल थे और वह काफी हैंडसम और गंभीर लग रहा था। हालांकि वह थका हुआ लग रहा था, जैसे उसने पर्याप्त नींद न ली हो। तुम इस समय क्यों लौटे? नव्या एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई, फिर कमरे से बाहर निकलकर अजय को देखकर पूछा। नव्या के अचानक सामने आने से अजय चौंक गया। ये सुनकर उसने माफी मांगते हुए कहा, मैंने बहुत धीरे आने की कोशिश की थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जाग जाओगी। फिर वह कॉफी टेबल के पास गया और पीने के लिए एक गिलास पानी भरा। फिर नव्या की ओर देखकर बोला, प्रिया का पहला दृश्य पूरा हो गया है। मुझे 2 दिन का आराम मिला है, इसलिए मैं वापस आ गया। ये कहकर वह सोफे पर लेट गया और अपनी गर्दन को घुमाया। नव्या उसके बगल में गई और बैठ गई। उसने उसके लिए एक और गिलास पानी डाला। अजय के थके हुए चेहरे को देखकर वह मुस्कुराए बिना न रह सकी। कैसा है? अभी भी तालमेल बिठा रहे हो? मुझे लगता है कि तुम थके हुए लग रहे हो। अजय मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं नहीं थका हूं। प्रिया थकी हुई है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वह पिछले कुछ दिनों से कितनी थकी हुई है। वह दिन में केवल 3 से 4 घंटे ही सो पाती है। उठते ही उसे मेकअप करना होता है और अपनी लाइनें याद करनी होती हैं। उसका बहुत वजन कम हो गया है। अगर उसे यह पसंद न होता, तो उसके लिए टिके रहना बहुत मुश्किल होता। सिर्फ प्रिया ही नहीं है। वे सहायक कलाकार भी हैं जो सिर्फ कुछ मिनटों या एक दृश्य की शूटिंग के लिए पूरे दिन इंतजार करते हैं ताकि निर्देशक उन्हें देखें और अगली बार संवाद वाली भूमिका मिलने की संभावना बढ़े। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद ही जाना कि फिल्मी सितारा बनना इतना आसान नहीं है। प्रतिभा उसका एक हिस्सा है, लेकिन अवसर भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाहरी चमक दमक के नीचे हर किसी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। बस इसके बारे में कोई नहीं जानता। महज कुछ ही दिनों में अजय बिल्कुल बदला हुआ इंसान लग रहा था। हर कोई कहता है कि माहौल इंसान को बदल सकता है। ये शब्द बिल्कुल सच नहीं थे। नव्या उसकी वर्तमान बात करने के तरीके से यह बता सकती थी। नव्या बस हंस दी और आह भरते हुए बोली, तुम्हें बड़ी सीख मिली। बिल्कुल, पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मनोरंजन जगत और सितारों के इतने करीब होऊंगा। लेकिन जब मैं करीब आया और उनके जीवन में शामिल हुआ, तो अब मुझे समझ आया कि हर किसी की सफलता महज इत्तेफाक नहीं होती। अजय ने धीरे से कहा। प्रिया का प्रदर्शन कैसा रहा? क्या निर्देशक विमल ने उसे पसंद किया? नव्या ने शांत भाव से पूछा। उसे प्रिया की चिंता थी। प्रिया का जिक्र आते ही अजय की आंखों में तुरंत उत्साह भर आया। उसने तुरंत बार बार सिर हिलाया और उसकी खूब प्रशंसा की। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम्हें अपनी आंखों से सेट पर जाकर प्रिया का अभिनय देखना चाहिए। निर्देशक विमल ने कहा कि वह तो जन्मजात कलाकार है। जब मैंने पहली बार प्रिया का अभिनय देखा, तो मैं दंग रह गया था। बहुत से लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि कैमरे के सामने यह उसका पहला अवसर था। निर्देशक विमल के अलावा यहाँ तक कि रश्मि खुद प्रिया से मिलने आई थी। उन्होंने उसके दोषरहित अभिनय की तारीफ की और उसे कई तकनीकें भी सिखाईं। प्रिया बहुत उत्साहित थी। अजय के वर्णन को सुनकर नव्या के होठों पर मुस्कान अनजाने में ही चौड़ी हो गई। वह तो कल्पना भी कर सकती थी कि जब रश्मि उसके पास आई होंगी तो प्रिया का कैसा भाव रहा होगा। जैसे कुछ याद आया हो, अजय ने नव्या की ओर देखा और कहा, इसके अलावा प्रिया के पास अब कोई एजेंसी नहीं है। निर्देशक विमल पहले ही कह चुके हैं कि वह प्रिया को अनुबंधित करना चाहते हैं। रश्मि के स्टूडियो ने भी प्रिया से उसकी राय पूछी है। लकी ने भी उसे कंपनी के लिए अनुशंसित किया है। हिमानी की कंपनी ने भी प्रिया को नोटिस किया है। प्रिया के प्रबंधक के रूप में कई कंपनियां मुझसे संपर्क कर रही हैं, इस उम्मीद में कि मेरे माध्यम से प्रिया के साथ एक दोस्ताना, दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित की जाए। उनमें से कुछ ने तो अग्रणी महिला की कुछ स्क्रिप्ट और ब्रांड एंडोर्समेंट तक को दांव पर लगा दिया है। ये स्पष्ट है कि इन लोगों ने प्रिया का असीमित भविष्य देखा है। वरना एक नवोदित कलाकार होने के नाते इतने अच्छे संसाधन मिलना असंभव है। ये सुनकर नव्या को आश्चर्य हुए बिना न रह सका। हालांकि उसे विश्वास था कि प्रिया निर्देशक विमल को निराश नहीं करेगी, पर उसे इतनी प्रतिभा की उम्मीद नहीं थी। वह केवल कुछ दिनों से टीम में थी, लेकिन पहले ही विभिन्न कंपनियों द्वारा नोटिस की जा चुकी थी। जाहिर है, अकेले निर्देशक विमल द्वारा चुना जाना ही उसे पहचान दिलाने के लिए काफी था। तुम और प्रिया क्या सोचते हो? नव्या ने गंभीर भाव से पूछा। अजय भी क्या करना है, इसे लेकर असमंजस में था। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा,
पहला, शायद तुम जानती हो कि प्रिया के पिता नहीं चाहते कि वह मनोरंजन जगत में प्रवेश करे। दूसरा, प्रिया समूह का तारामंडल मनोरंजन कंपनी पहले से ही देश के उद्योग में सबसे उत्कृष्ट कंपनियों में से एक है। कंपनी में अनगिनत बड़े नाम हैं और वे सभी देश में मनोरंजन उद्योग की रीढ़ हैं। अगर प्रिया मनोरंजन जगत में प्रवेश करती है तो उसके पिता उसे केवल अपनी ही कंपनी के साथ अनुबंधित होने देंगे। प्रिया के क्या विचार हैं? नव्या ने फिर पूछा। ये सुनकर अजय आहें भरे बिना न रह सका। मुश्किल बात यही है, प्रिया तारामंडल के साथ अनुबंधित नहीं होना चाहती। सीधे शब्दों में कहें, वह विद्रोही है और उसने मेरे साथ इस समस्या पर गहराई से चर्चा की। उसने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि वह अपने पिता की व्यवस्था नहीं चाहती है। वह अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव करना चाहती है। भले ही उससे कोई गलती हो जाए, वह पछतावा नहीं करेगी। ये सुनकर नव्या हंसे बिना न रह सकी। ये वही प्रिया थी जिसे वह जानती थी। वह मनमर्जी करती थी और छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करती थी। तुम उसके प्रबंधक हो, तुम्हें नफा नुकसान तौलकर उसे सर्वश्रेष्ठ सलाह देनी चाहिए। नव्या ने अपना लहजा हल्का किया और अजय की ओर देखा। अजय के चेहरे पर अब भी गंभीर भाव था और उसने थोड़ा माथे पर बल डाला। निर्देशक विमल के पास ऐसे टेलीविजन नाटक संसाधन हैं जिसकी हर अभिनेता अपने सपनों में लालसा करता है। लेकिन सब जानते हैं कि निर्देशक विमल केवल टेलीविजन नाटक, और वह भी केवल युवा नाटक, फिल्माते हैं। अगर वह उनके साथ अनुबंधित हो जाती है तो मुझे डर है कि प्रिया का भविष्य का अभिनय पत तय हो जाएगा। रश्मि का स्टूडियो जाने के लिए एक अच्छी जगह है। रश्मि की भूमिकाएं विविध रही हैं। उन्होंने पहले कई तरह की फिल्मों में अभिनय किया है। उनके पास प्रिया बहुत कुछ सीख सकती है। लेकिन अजय कुछ कहना चाहता था लेकिन झिझक गया, जैसे उसे कोई चिंता हो। नव्या ने उसके लिए जारी रखा, बस यही कि रश्मि देश में एक जानी मानी सुपरस्टार हैं। वह बहुत उत्कृष्ट हैं। एक नव कलाकार के रूप में प्रिया को एक सामान्य, छोटी कंपनी के साथ अनुबंधित होना चाहिए। काम की मात्रा नहीं, बल्कि गुणवत्ता मायने रखती है। वरना, इससे पहले कि वह एक सितारा के रूप में उभर पाए, वह अत्यधिक उपयोग के कारण गिर जाएगी। नव्या ने सीधे मुद्दे पर बात की। अजय की आंखें चमक उठी और उसने नव्या को ऐसे देखा जैसे उसे एक दोस्त मिल गया हो। उसने जोर से सिर हिलाया और कहा, मैं भी यही सोचता हूँ। पर मैंने कभी प्रिया को बताने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार, उसके पास एक बड़ी कंपनी के साथ अनुबंधित होने का मौका था। मुझे डर है कि वह इसे स्वीकार नहीं कर पाएगी। तुम उसे कम आंक रहे हो, नव्या ने कहा और अजय को एक दिलासा देने वाली मुस्कान दी। मैं बता सकती हूँ कि तुम प्रिया के बारे में सोच रहे हो। वह नाम और शोहरत की इंसान नहीं है। अगर उसे अनुबंधित होने वाली कंपनी की ताकत की इतनी परवाह होती, तो वह अपने परिवार के तारामंडल मनोरंजन को ठुकराती नहीं। ये बात तर्कसंगत थी। इस दौरान मेल मिलाप के बाद अजय भी समझ गया था कि प्रिया किस तरह की इंसान है। हालांकि, किसी कारण से, वह खुद को ये कहने के लिए तैयार नहीं कर पाया। हालांकि वह ये प्रिया के लिए कर रहा था, लेकिन वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया कि उसने उसकी खातिर बलिदान दिया है। अपनी खूबियों के साथ, वह सर्वश्रेष्ठ कंपनी के साथ अनुबंधित हो सकती थी और सर्वश्रेष्ठ संसाधन प्राप्त कर सकती थी। अजय के भाव को देखकर नव्या उसकी दुविधा समझ गई। उसने अपने होंठ भींचे और एक पल के लिए सोचा। फिर उसने अजय की ओर देखा और कहा, ऐसा करते हैं। चूंकि आज मेरे पास कोई काम नहीं है, चलो प्रिया से मिलने का कार्यक्रम बनाते हैं और उससे इस पर चर्चा करते हैं। संयोग से, मुझे भी उससे कुछ बात करनी है। सच में, अजय खुश हो गया। उसने नव्या को देखा और कहा, तुम उसे बताने में मेरी मदद करोगी? नव्या मुस्कुराई और सिर हिलाया। तुमने उसकी जगह खुद को रखकर सोचा है। वह तुम्हारा धन्यवाद करेगी। नव्या की बात सुनकर अजय शर्म से मुस्कुराया और अपना सिर खुजलाया। भले ही हर पद की अपनी जिम्मेदारी होती है, प्रिया बहुत अच्छी इंसान है। वह मेरे साथ और दूसरों के साथ भी अच्छी है। बस यह है कि मैं पेशेवर प्रबंधक नहीं हूँ। कभी कभी मैं बहुत विचार करता हूँ। मुझे डर है कि मैं उसे गलत निर्णय लेने में मदद करूंगा और इसके बजाय उसकी प्रगति में बाधा डालूंगा। अजय की आंखों में हल्के से झलकती बेचैनी और हीन भावना को देखकर नव्या भावुक हुए बिना न रह सकी। उसने मन ही मन सोचा कि वह एक नेक और अद्भुत इंसान था। अजय एक समझदार और भावुक व्यक्ति था। वरना, वह प्रिया के लिए दिल में दर्द महसूस करते हुए हर चीज के नफा नुकसान पर विचार नहीं कर पाता। नव्या नहीं जानती थी कि एक प्रबंधक में किस तरह के पेशेवर कौशल और मानक होने चाहिए, लेकिन उसकी राय में, अजय शायद एक प्रबंधक के रूप में अभी काफी परिपक्व नहीं था, पर समय के साथ, वह एक उत्कृष्ट प्रबंधक बनने में सक्षम होगा। तुरंत, उसने अजय के कंधे पर दिलासा देते हुए थपथपाया। नव्या ने धीरे से कहा, अगर तुम बहुत अधिक विचार करते हो, तो तुम उलझ जाओगे। उस समय, ये केवल उल्टा असर डालेगा। तुम्हें प्रिया और खुद पर विश्वास करना चाहिए। नव्या का लहजा कोमल पर दृढ़ था। उसके शब्दों ने धीरे धीरे अजय के दिल में जगह बनाई। अजय ने आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। अंत में, वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। नव्या भी मुस्कुराई। फिर, उसने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास प्रिया का नंबर है?
ये सुनकर अजय ने झट से अपनी जेब से एक फोन निकाला। नव्या एक पल के लिए चकित रह गई और अचानक बोल पड़ी, ये प्रिया ने तुम्हें खरीद कर दिया। ये सुनकर अजय शर्म से मुस्कुराया। मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, पर उसने कहा कि यह नौकरी की आवश्यकता है, वरना वह मुझसे संपर्क नहीं कर पाएगी। जैसे ही उसने बात की, उसने अपने कपड़ों की ओर देखा और कहा, ये कपड़े भी प्रिया ने ही मेरे लिए खरीदे हैं। नव्या समझ गई, ये प्रिया का अंदाज लगता था। उसके प्रबंधक के रूप में उसके पास दिखावट से लेकर उपकरण तक सब कुछ होना जरूरी था। उसके अपने शब्दों में ये भव्यता की बात थी। क्या हम अभी कॉल करें? अजय ने पूछा। नव्या ने सिर हिलाया। अजय ने अपने संपर्क खोले और प्रिया का नंबर ढूंढ निकाला। उसने तुरंत डायल किया। जैसा कि उम्मीद थी, प्रिया अभी भी जाग रही थी। फोन केवल एक बार बजा, इससे पहले कि उसने उठा लिया। नमस्ते अजय भाई, प्रिया की हल्की आवाज फोन के दूसरी ओर से आई। थकावट का कोई निशान नहीं था, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रिया इतनी जल्दी कॉल उठा लेगी। अजय एक पल के लिए चकित रह गया और फिर जल्दी से बोला, प्रिया, मैं घर आ गया हूँ। नव्या भी घर पर है। जैसे ही उसने बात की, अजय ने कॉल को स्पीकर पर रखा और फोन नव्या के सामने रख दिया। नव्या ने तुरंत फोन में कहा, प्रिया, आज हम खाना खाते हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर प्रिया ने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी। ठीक है, आज रात। ठीक है, आज रात मिलते हैं। अजय बहुत थका हुआ था। कॉल कटने के बाद नव्या ने उसे स्नान करने और आराम करने के लिए कहा। सुबह के लगभग 5 बज रहे थे। नव्या का वापस सोने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने अपने कपड़े बदले और प्रशिक्षण के लिए यार्ड में चली गई। रात में नव्या अजय के साथ बाहर गई। प्रिया समृद्धि नगर के एक हॉटपॉट स्टॉल पर बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी। एक मेज व्यंजनों से भरी हुई थी। मैंने सब कुछ पहले ही ऑर्डर कर दिया है। देखो और क्या खाना है, हम और मंगवा सकते हैं। अजय के निराश चेहरे के मुकाबले प्रिया ऊर्जावान लग रही थी। बस इतना काफी है, तुमने बहुत ज्यादा ऑर्डर कर दिया है। मेज पर बीफ, मटन, बतख की आंत, तिली और विभिन्न सब्जियां और मांस की गोलियां ढेर थीं। बगल में एक ट्रॉली भी थी जो सामग्री से भरी हुई थी। ज्यादा नहीं है, बस मुझे बहुत भूख लगी है। प्रिया ने नव्या की ओर ऐसे देखा जैसे वह जीने के लिए संघर्ष कर रही कोई भूखी इंसान हो। प्रोडक्शन टीम हर चीज में अच्छी है, सिवाय खाने के। हर दिन तीनों समय का भोजन डिब्बे में आता है। नव्या हंसे बिना न रह सकी। तुम सिर्फ 4-5 दिन से टीम में हो और अभी से डिब्बे के खाने की शिकायत कर रही हो। ये सुनकर प्रिया ने अपने होंठ भींचे। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। मैं बस रोज रोज इसे खाकर थक गई हूँ। मैं बस सोचती हूँ कि यह मेरी भूख को संतुष्ट करता है। इसमें मजा नहीं आता। बगल में मौजूद अजय खुद को कहने से रोक न सका, मुझे लगता है कि प्रोडक्शन टीम का डिब्बे का खाना काफी स्वादिष्ट होता है। व्यंजन भी रोज अलग अलग होते हैं। ये बुरा नहीं है, पर मैं इसे रोज नहीं खा सकती, प्रिया ने कहा। फिर उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और नव्या की ओर देखा। ठीक है, अब इसकी बात नहीं करते। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना था? मुझे बताओ, खाते हुए बात करते हैं। जैसे ही उसने बात खत्म की, प्रिया ने फेटी बीफ की एक पूरी प्लेट उठाई और उसे बर्तन में डाल दिया। उसने परवाह नहीं की कि मांस कड़ा हो जाएगा। ऐसा लगा कि उसे हॉटपॉट खाने की बहुत इच्छा थी। नव्या और अजय ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर प्रिया की ओर। नव्या ने पहले बात की, अजय ने मुझे तुम्हारी स्थिति के बारे में बताया। निर्देशक विमल की कंपनी और रश्मि के स्टूडियो सहित कई कंपनियां तुम्हारे साथ अनुबंध करना चाहती हैं। प्रिया उनके सामने बैठी थी और यह सुनकर धीरे से सिर हिलाया। वह इन सब बातों को जानती थी। ऐसी कंपनियां भी थी जो उसके प्रबंधक से आगे बढ़कर उससे बात करने आई थी, पर उसने उन सबको एक ही वाक्य से रोक दिया, कृपया हर बात के लिए मेरे प्रबंधक से बात करें। नव्या ने पूछा, तुम क्या सोचती हो? प्रिया ने पलक झपकाई और उसकी नजर अजय पर पड़ी। उसने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अजय भाई की सुनूंगी। वह मेरे प्रबंधक हैं। जाहिर है, वह मेरे लिए फैसला करने में मदद करेंगे। प्रिया और अजय किसी कंपनी से संबंधित नहीं थे। फिर एक कलाकार के रूप में प्रिया के प्रबंधक को उसकी ओर से बातचीत करनी चाहिए और सभी व्यवस्थाओं और सहयोग के मामलों को अंतिम रूप देना चाहिए। ये समझा जा सकता था। हालांकि नव्या को उम्मीद नहीं थी कि प्रिया इतने महत्वपूर्ण मामले पर कोई आपत्ति नहीं करेगी और अजय को पूर्ण अधिकार देगी। अजय भी चकित था। प्रिया के विश्वास से मिली खुशी और कृतज्ञता के अलावा उसे और भी दबाव और चिंता महसूस हुई। जितना ज्यादा प्रिया उस पर भरोसा कर रही थी, उतना ही ज्यादा उसे डर था कि वह कोई गलती कर देगा। प्रिया, ये तुम्हारे भविष्य की बात है। तुम्हें टिप्पणी करने और निर्णय लेने का अधिकार है। अजय ने अपने चेहरे का भाव सीधा किया और प्रिया से कहा। वह दोष को टालने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह बस नहीं चाहता था कि प्रिया को भविष्य में पछतावा हो। प्रिया ने बस पलक झपकाए और अजय की ओर देखा। मुझे बस अपने पिता की व्यवस्थाएं पसंद नहीं हैं, बस यही है। पर तुम मेरे साथी और मेरे प्रबंधक हो। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में मेरी मदद कर सकते हो।
प्रिया ने आगे कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी एकमात्र आपत्ति यह है कि हमें निश्चित रूप से तारामंडल मनोरंजन के साथ अनुबंधित नहीं होना चाहिए। ये सुनकर अजय को बात करना बंद करना पड़ा। वह जानता था कि वह पेशेवर नहीं था और उसके पास समाज का बहुत अनुभव नहीं था। उसने प्रतिदिन 500 रुपये के वेतन के कारण इस नौकरी को स्वीकार करने में बेशर्मी दिखाई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह प्रिया को इतना बड़ा निर्णय लेने में मदद करेगा। वह जानता था कि वह पीछे नहीं हट सकता। इससे प्रिया का विश्वास टूटेगा। हालांकि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने केवल जूनियर हाई स्कूल से स्नातक किया था, इस कदम को उठाना कितना मुश्किल था। कुछ दिन पहले वह बस एक बार में एक सुरक्षा गार्ड था जिसे हर महीने 1000 रुपये का वेतन मिलता था। अब वह गलती से मनोरंजन जगत में प्रवेश कर चुका था और एक नव प्रबंधक बन गया था। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने सपना भी नहीं देखा था। प्रिया ने अजय की ओर देखा, जैसे उसकी चिंता को समझ रही हो। उसने अजय को देखते हुए अपना लहजा धीमा कर दिया। अजय भाई, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हें जरूर लग रहा होगा कि मुझे इस समय एक अधिक पेशेवर प्रबंधक ढूंढना चाहिए, और तुम तो बस एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे मैंने आखिरी मिनट में संख्याएं पूरी करने के लिए खींच लिया है। तुम्हें मेरी भविष्य की योजनाओं में शामिल नहीं होना चाहिए, है ना? प्रिया ने कहा, जैसे वह अजय को गंभीरता से देख रही हो। अजय ने अपना सिर ऊपर उठाया और प्रिया की आंखों से आंखें मिलाईं। उसके दिल में थोड़ा संघर्ष हुआ, पर अंत में उसने फिर भी सिर हिलाया। वह यही सोच रहा था। अब तक जो कुछ भी हुआ था, वह उसके लिए बहुत अच्छा था। यह इतना अच्छा था कि उसे अपराधबोध महसूस हुआ और उसे लगा कि यह सब उसका नहीं था। ये देखकर प्रिया हल्की सी मुस्कुराई। मेरे लिए पेशेवर प्रबंधक ढूंढना स्वाभाविक रूप से मुश्किल नहीं है, पर मैं नहीं चाहती। जैसे ही उसने बात खत्म की, प्रिया ने धीरे से सांस छोड़ी। उसने अजय की ओर देखा और जारी रखा, वास्तव में शुरुआत में मैंने तुम्हें सिर्फ एक दिखावा करने में मेरी मदद करने के लिए खींचा था। वह इसलिए था क्योंकि उस समय मुझे खुद पर ज्यादा यकीन नहीं था। मैं अभिनय करना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे ये पसंद है या नहीं। उस समय मैं तुम्हारे जैसी थी। मैंने इस अवसर को एक प्रयास के रूप में लिया। कम से कम मैं खुद का सामना कर सकती थी। क्या मुझे अभिनय करना चाहिए या नहीं? अब मैं सबको स्पष्ट रूप से बता सकती हूँ कि फिल्म बनाना मुश्किल है, पर मुझे ये पसंद है। तुम अब एक नव प्रबंधक हो। ऐसी कई चीजें हैं जो तुम नहीं जानते हो और गलतियां करने से डरते हो। तुम्हें मुझे फंसाने का डर है। मैं ये सब जानती हूँ। पर एक अभिनेत्री के रूप में मैं खुद एक नव आगंतुक हूँ। तुम्हारी तरह कई चीजें हैं जो मैं पहली बार कर रही हूँ। हर चीज के लिए एक पहला अवसर होना जरूरी है ना? कोई भी प्रबंधक बनकर पैदा नहीं होता। हर कोई शुरुआत से शुरू करता है। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए दूर नहीं कर सकती क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं एक अभिनेत्री बनने जा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम एक साथ बेहतर होंगे। भले ही हम गलतियां करें या असफल हों, यह मायने नहीं रखता। हम परिणामों का सामना एक साथ करेंगे। ये शब्द इतने ईमानदार थे कि नव्या भी प्रभावित हुई। ये प्रिया का सबसे गंभीर क्षण था जिसे उसने जब से उसे जाना था, देखा था। नव्या को आश्चर्य हुआ, प्रिया और अजय को एक दूसरे को जाने हुए केवल कुछ ही दिन हुए थे, पर क्योंकि वे प्रोडक्शन टीम में पूरे दिन एक दूसरे से बातचीत करते थे, उनमें भावनात्मक लगाव विकसित हो गया था। अजय ने खुद को प्रिया की जगह रखा, और प्रिया भी वैसी ही थी। वह सिर्फ इसलिए उसे नहीं छोड़ेगी क्योंकि वह पेशेवर नहीं था। इस तरह की आपसी सराहना का रोमांटिक भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था, ठीक वैसे ही जैसे उसके और बाइज़ो के बीच था। अंत में प्रिया ने जोड़ा, जरूर ये सब मेरे विचार हैं। मैं स्वार्थी इंसान नहीं हूं और मैं तुम्हें रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। पर मैंने अभी जो कहा वह गंभीर है। मैं उम्मीद करती हूं कि तुम मेरे साथ रहोगे और मेरी मदद करोगे। मुझे ये भी विश्वास है कि तुम भविष्य में सबसे उत्कृष्ट प्रबंधक बनोगे। प्रिया के अंतिम शब्दों के पीछे का अर्थ स्पष्ट था। वह परवाह नहीं करती थी कि अजय पेशेवर नहीं था। वह बस चाहती थी कि वह उसका प्रबंधक रहे। हालांकि वह अजय को मजबूर भी नहीं करेगी। जब तक अजय मना करता, वह उसे जबरदस्ती नहीं करती। नव्या ने तुरंत अजय की ओर देखा। प्रिया के साथ मिलकर वे उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। अजय का दिल इस समय उथल पुथल में था और वह एक पल के लिए शांत नहीं हो पाया। प्रिया के शब्दों ने उसे हैरान कर दिया और वह गदगद हो गया। हालांकि वह खुद से ईमानदारी से ये भी पूछ रहा था कि क्या वह प्रबंधक बनना चाहता था। जवाब निसंदेह हाँ था। उसने स्वाभाविक रूप से सोचा कि इसका उसे पसंद आने या ना आने से कोई लेना देना नहीं था। बस इतना था कि अजय जानता था कि यह उसके लिए दूसरी दुनिया में प्रवेश करने का अवसर था। यह उसके लिए निचले स्तर के जीवन से छुटकारा पाने का एक बड़ा निर्णय था। इसका कारण यह था कि यह अत्यंत वास्तविक था। अजय अच्छी तरह से जानता था कि उसके जैसे व्यक्ति के लिए, चाहे उसके मन में कितने भी विचार हों, वे सब सिर्फ भ्रम थे। उसे एक सपने की नहीं, बल्कि पैसे की जरूरत थी। वह पैसे से अपने सपने को उठा सकता था। केवल पैसे से ही उसे अपने सपनों के बारे में बात करने का अधिकार मिलता।
वरना एक गरीब लड़का जिसने केवल जूनियर हाई स्कूल से स्नातक किया था, हर दिन सपने देख रहा होता और उसे एक मजाक समझा जाता। फिर अजय की नजर प्रिया पर पड़ी और उसकी आंखें उसकी आंखों से मिलीं। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यह उसके पास एकमात्र मौका था। अगर उसने इसे गंवा दिया तो यह चला जाएगा। ये सुनकर प्रिया ने एक बड़ी मुस्कान दिखाई। मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। नव्या ने ये सब देखा और आहें भरे बिना न रह सकी। उस समय अजय को प्रिया के साथ टीम में जाने देना उसकी बस एक अनजाने में की गई हरकत थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसका परिणाम साझेदारों की ऐसी जोड़ी में होगा। भूल जाओ, उसने शुरू में अजय के लिए एक ऐसी नौकरी ढूंढने की योजना बनाई थी जिससे वह कुछ सीख सके। अब जब अजय के पास अपनी दिशा और लक्ष्य था तो ये भी एक अच्छी बात थी। मुझे नहीं लगता कि किसी कंपनी के साथ अनुबंध करने के बारे में चिंतित होने की जरूरत है। नव्या ने अपना मुंह खोला और विषय को वापस लाया। अजय ने भी अपने विचारों को दूर रखा और तुरंत कहा, हाँ, हमारे पास अभी भी नफा नुकसान तौलने का समय है। आखिरकार इस पहले नाटक की शूटिंग अभी शुरू हुई है। प्रिया जनता की नजरों में तभी आएगी जब नाटक प्रसारित होगा। उससे पहले ये सब हमारा समय है। प्रिया अपने सामान्य रूप में लौट आई। उसने अपना मांस खाया और अपनी भौहें उठाईं। अजय भाई का अंतिम निर्णय होगा। नव्या ने प्रिया की ओर देखा पर उसके मन में एक विचार आया। उसने मकाऊ से लौटने के बाद दूसरी सहायक कंपनी स्थापित करने और मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने की योजना बहुत पहले ही बना ली थी। हालांकि यह अभी सिर्फ उसका एक विचार था। उसने अभी तक इस बारे में 22 जोऊ से बात नहीं की थी। इसलिए भले ही वह प्रिया को अनुबंधित करना चाहती थी, पर उसे अपना मुंह खोलने की जल्दी नहीं थी और न ही वह अपनी दोस्ती के साथ प्रिया को बांधना चाहती थी। प्रिया से कहकर कि उसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, वह खुद के लिए एक और अवसर खरीदने की कोशिश भी कर रही थी। यह कोई षड्यंत्र नहीं था क्योंकि चाहे कुछ भी हो, अंतिम निर्णय प्रिया और अजय के हाथों में होगा। वह बस यही कर सकती थी कि वह अन्य कंपनियों की तुलना में बेहतर शर्तें प्रदान करे। हॉटपॉट खाने के बाद नव्या ने अजय को खुद ही घर जाने के लिए कहा जबकि वह सीधे बाइजोऊ के पास चली गई। एक मनोरंजन कंपनी। नव्या ने बाइजोऊ को अपने इरादे बताए। बाइजोऊ चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पंत प्रमुख इतनी जल्दी दूसरी सहायक कंपनी स्थापित करना चाहेंगी। रियल एस्टेट से पैसा वसूलना बहुत धीमा है। अगर हमारे पास अन्य लाभदायक परियोजनाएं नहीं हैं, तो शुरुआत में अगले कुछ वर्षों में केवल खर्च होंगे और कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। यह नहीं चलेगा, नव्या ने कहा। बाइजोऊ ने सिर हिलाया। वह ये सब समझता था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि पंत प्रमुख इतनी जल्दी निर्णय लेंगी। चूंकि यह नव्या का निर्णय था, बाइजोऊ स्वाभाविक रूप से क्यों नहीं पूछेगा या आपत्ति नहीं करेगा। हालांकि एक मनोरंजन कंपनी दूसरों से अलग थी। उन्हें फिल्म और टेलीविजन निवेश और कलाकारों की लगातार खोज की जरूरत थी। उन्हें टिके रहने के लिए बाजार में तेज और दूरदर्शी होने की जरूरत थी। यह कोई आसान काम नहीं तारांकन था। नव्या स्वाभाविक रूप से जानती थी कि बाइजोऊ किस बारे में चिंतित था। अपने पिछले जीवन में नव्या इतनी आसानी से मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने की हिम्मत कभी नहीं करती। हालांकि अब यह अलग था। उसका पुनर्जन्म हुआ था और वह मनोरंजन उद्योग की बाजार स्थिति को अपनी हथेली की तरह जानती थी। बाइजोऊ जिस जोखिम के बारे में चिंतित था, वह नव्या के खिलाफ बेकार था। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमें कानूनी व्यक्ति के रूप में किसे इस्तेमाल करना चाहिए? बाइजोऊ ने नव्या से पूछा। नव्या ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मेरे भाई को इस्तेमाल करो। उसका भाई पहले ही जानता था कि उसने एक कंपनी शुरू की है, इसलिए उससे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। बाइजोऊ ने धीरे से सिर हिलाया और पूछा, कंपनी का नाम क्या है? जैसे ही वे दोनों बात कर रहे थे, चियांग एक एप्रन पहने हुए रसोई से 2 केक लेकर बाहर आया। पंत प्रमुख, मेरी तिरामिसू चखें। चियांग ने सम्मानपूर्वक केक नव्या के सामने रखा। नव्या मुस्कुराई पर उसकी नजर चियांग के एप्रन पर पड़ी। वह हरा था और गुलाबों से भरे घास के मैदान जैसा लग रहा था। गुलाब मनोरंजन। नव्या अचानक बोल पड़ी। बाइजोऊ ने नाम की परवाह नहीं की और इसे याद कर लिया। हालांकि चियांग ने प्रतिक्रिया दी और अपने एप्रन को नीचे देखा, फिर नव्या की ओर देखकर मुस्कुराया। फिर नव्या ने बाइजोऊ के साथ अन्य विवरणों पर चर्चा की। बाइजोऊ ने उन सबको याद कर लिया। विजय के घर में घर। इस समय रत्न भंडार क्षेत्र के त्यानडू गार्डन विला क्षेत्र में एक ग्रे रंग की सेंटाना कार धीरे धीरे विला के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आई। हालांकि यह सेंटाना एकदम नई कार थी, फिर भी यह उस जगह के साथ बहुत असंगत थी। विला के किनारे पर 1 लाख रुपये से अधिक की कीमती कारें खड़ी थीं। कार अंत में एक दूधिया सफेद विला के सामने रुक गई। विकास और लतिका नीचे उतर गए। विला में तेज रोशनी थी। हालांकि यह शानदार नहीं था, पर लतिका की आंखों में केवल विला शब्द ने उसे ऐसा महसूस कराया कि यह उसकी पहुंच से बाहर था। उसकी आंखों से एक ईर्ष्यालु रोशनी फूट पड़ी। लतिका का सांवला चेहरा आश्चर्य से भरा था। फिर वह खुद को तालियां बजाने से रोक न सकी। ये बड़े भाई का घर है।
ये कितना भव्य है। विकास ने डिग्गी खोली और लतिका द्वारा खरीदी गई उच्च स्तरीय चाय की पत्तियां और समुद्री खीरे निकाले। एक वीडियो गेम कंसोल भी था। अपनी पत्नी की बातें सुनकर विकास आत्मसंतुष्ट लग रहा था, जैसे वह यहाँ रह रहा हो। बेशक, भाई जबरदस्त हैं। इतना ही नहीं, भाई के पास रत्न भंडार क्षेत्र में एक और विला है। यह इससे भी बड़ा है। लतिका की आंखें फिर से चौड़ी हो गईं। यह अविश्वसनीय है। इसकी कीमत 7 से 8 लाख रुपए है ना? तुम क्या सोचती हो? अगर यह समृद्धि नगर में होता तो ये 10 लाख रुपए से ज्यादा का होता। विकास ने गर्व से कहा। उसने चाय की पत्तियां और समुद्री खीरे लतिका को सौंप दिए। पत्नी, इन्हें पकड़ो, वे अच्छी गुणवत्ता के हैं। लतिका ने तुरंत उन्हें उससे ले लिया और कहा, जो मैंने खरीदा है उसे मुझे ही पकड़ना होगा। वह खास तौर पर अपने जीजाजी के लिए मॉल गई थी जब उसने ये खरीदा था। चाय शीर्ष श्रेणी की दा होंग पाओ थी। उसने समुद्री खीरे और अपने जीजाजी के सबसे प्यारे बेटे के लिए एक गेम कंसोल भी खरीदा था। लतिका को शुरू में इतना पैसा खर्च करने पर थोड़ा दुख हुआ, पर जब उसने यह बड़ा विला देखा तो उसे तुरंत लगा कि यह लायक था। अगर वह भविष्य में अपने जीजाजी के परिवार के साथ अच्छी तरह से रह पाती और वह अपने भाई का ख्याल रखते तो उनका जीवन बेहतर होगा, है ना? ये सब सोचने के बाद लतिका विकास के पीछे पीछे दरवाजे तक गई। विकास ने घंटी दबाने के लिए हाथ बढ़ाया और जल्द ही दरवाजा अंदर से खुल गया। विकास, भाभी। दरवाजा खोलने वाली कोई और नहीं बल्कि विजय की पत्नी चारू थी। जब चारू ने उन दोनों को देखा तो वह खुद को चकित होने से रोक न सकी। अतीत में विकास शायद ही कभी उनसे मिलने की पहल करता था। भाभी जी, लतिका ने उससे पहले ही बोल दिया और उत्साह भरी मुस्कान के साथ उन्हें अभिवादन किया। हम आपसे और भाई से मिलने आए हैं। चारू ने जल्दी से उन्हें रास्ता दिया। जल्दी से अंदर आओ। तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? मैं तैयारी कर सकती थी। चारू एक दयालु इंसान थी और उसका व्यक्तित्व अत्यंत कोमल था। भले ही वह विकास के चरित्र को जानती थी, उसने कभी भी व्यक्तिगत रूप से उसे कोई अशिष्टता नहीं दिखाई थी। इसके अलावा वह अपनी पत्नी को साथ लाया था। जब हम परिवार हैं तो तैयारी करने की क्या जरूरत है? विकास मुस्कुराया। क्या भाई वापस आ गए हैं? वह वापस आ गए हैं। वह अभी अभी विमान से उतरे हैं और घर पहुंचे हैं। वह ऊपर स्नान कर रहे हैं। उन्हें घर में अंदर आने देने के बाद लतिका ने अपने हाथों में सामान कॉफी टेबल पर रख दिया। वह अपनी आंखों के कोने से अपने आसपास को मापने से खुद को रोक न सकी, पर उसने खुशी से कहा, भाभी, यह मेरा यहाँ पहला मौका है। मुझे पता नहीं था कि क्या लाना चाहिए। विकास ने कहा कि भाई को चाय पीना पसंद है। मैं चाय के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए मैं केवल सबसे महंगी चाय ही चुन पाई। मुझे आश्चर्य है कि भाई को ये पसंद आएगी या नहीं। तुम्हारी ओर देखो, तुम क्यों पैसे बर्बाद कर रही हो? तुम्हारे भाई के पास इतनी चाय है कि वह उसे खत्म नहीं कर सकते। जब विकास ने ये सुना तो उसने जल्दी से कहा, यह एक जैसा कैसे हो सकता है? यह उनके भाई और भाभी ने खरीदा है। समुद्री खीरे का एक डिब्बा भी है। मैंने सुना है कि उन्हें खाना त्वचा के लिए अच्छा होता है। लतिका ने खास तौर पर आपके लिए खरीदा है। धन्यवाद। चारू ने मुस्कुराकर इसे स्वीकार किया। ये पहली बार था जब उसे विकास से कुछ मिला था। उसने मन ही मन सोचा, शादी के बाद वह अलग हो गया है। उसकी पत्नी दुनिया के तौर तरीकों को अच्छी तरह जानती है। यह उपहार विकास के परिवार के लिए सस्ता नहीं था। चारू ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने केवल महसूस किया कि चूंकि वे पहली बार उनसे मिलने आए थे और वे इज्जत नहीं खोना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी महंगी चीजें खरीदी थीं। जैसे ही वे बात कर रहे थे, विजय ने आवाजें सुनी और दूसरी मंजिल से नीचे आए। जब उसने विकास और लतिका को देखा तो वह चकित रह गया। तुम दोनों यहाँ क्यों हो? जब विजय अपने छोटे भाई बहनों का सामना करता था तो उसमें पहले से ही एक तरह का अहंकार होता था जो दूसरों से श्रेष्ठ होता था। इस समय वह कोई अपवाद नहीं था। उसके चेहरे पर कोई उत्साही अभिव्यक्ति नहीं थी और उसका लहजा भी उदासीन था। विकास को इसकी आदत हो चुकी थी। उसने लतिका को भी पहले से बता दिया था कि उसके भाई को हंसना पसंद नहीं है और वह एक गंभीर व्यक्ति है, इसलिए लतिका ने बुरा नहीं माना। चारू ने विजय से कहा, विकास ने कहा कि वह अपनी पत्नी को हमसे मिलने लाए हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए दा होंग पाओ भी खरीदी है। विजय सोफे की ओर चला गया और उसकी नजर दा होंग पाओ की उत्कृष्ट पैकेजिंग पर पड़ी। उसके बगल में समुद्री खीरे का एक डिब्बा था। केवल इन दो चीजों की ही कीमत कुछ 100 रुपए होगी। वह अपने भाई को अच्छी तरह से जानता था। ऐसी महंगी चीजें खरीदने वाली लतिका ही होगी। इस पैसे को खर्च करने का क्या फायदा? तुम दोनों ने अभी अभी शादी की है। तुम्हें बहुत सारी चीजों पर पैसा खर्च करना है, विजय ने धीरे से कहा। विजय अपनी दो बहनों को गंभीरता से नहीं लेता था, पर उसका भाई अलग था। उसे विजय परिवार के लिए वंश को आगे बढ़ाना था। हालांकि जब उसके भाई की शादी होने वाली थी तब बुढ़िया उससे पैसे उधार लेने आई थी और उसने मना कर दिया था, पर उसने बाद में दक्षिण बस्ती की संपत्ति का दस्तावेज बुढ़िया को दे दिया था। हालांकि बुढ़िया ने सीधे तौर पर नहीं कहा था, पर विजय कोई मूर्ख नहीं था।
वह जानता था कि बुढ़िया अपने छोटे भाई की शादी के लिए पैसा इस्तेमाल करने और उसके लिए एक नया घर खरीदने के लिए दक्षिण बस्ती में उसकी संपत्ति बेचने जा रही थी। चूंकि वह उस संपत्ति में नहीं रहता था और उसकी कीमत ज्यादा नहीं थी, इसलिए उसने इसे बेचने की परवाह नहीं की। उसने दस्तावेज बुढ़िया को दे दिया, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से अपने भाई की मदद करना माना जा सकता था। जब लतिका ने विजय की बातें सुनी, तो उसने जल्दी से कहा, हमें वह पैसा खर्च करना होगा जो खर्च किया जाना चाहिए। ये पहली बार है जब हम भाई के घर आए हैं, तो हम खाली हाथ कैसे आ सकते हैं? विकास ने सहमति में सिर हिलाया। ये सच है। तुम लोग बातें जारी रखो। मैं चाय का एक बर्तन बनाने जाती हूँ। चारू मुड़ी और रसोई में चली गई। फिर वे सोफे पर बैठ गए। विजय ने लापरवाही से एक सिगरेट जलाई और एक सहज अभिव्यक्ति के साथ पूछा, क्या तुम अपनी बड़ी बहन और छोटी बहन के यहाँ देखने नहीं गए? विकास कुछ कहने वाला था, पर लतिका ने उसे रोक दिया। लतिका मुस्कुराई और कहा, भले ही हम जाना चाहते, हमें पहले बड़े भाई से मिलने तक इंतजार करना पड़ा। आखिरकार बड़े भाई सबसे बड़े हैं। हमें ये बताने में सक्षम होना चाहिए कि प्रभारी कौन है और कौन नहीं, है ना? लतिका की चापलूसी स्वाभाविक थी और विजय ने इसका आनंद लिया। तुरंत उसके चेहरे पर गर्व का भाव झलक उठा। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, तुम्हारी बड़ी बहन के काम की प्रकृति अपेक्षाकृत खास है। आमतौर पर अगर तुम वहां जाओ तो तुम उसे देख नहीं पाओगे। मीरा को नीचा दिखाना और मजाक उड़ाना पहले से ही विजय की आदत बन चुकी थी। अतीत में उसने जानबूझकर मीरा को शर्मिंदा करने के लिए कहा था। अब विजय को अब और कुछ महसूस नहीं होता था, पर वह इस आदत को बदल नहीं पाया। जब भी मीरा का जिक्र आता, वह हमेशा उसके काम के बारे में कुछ शब्द कहेगा। विजय की तरह विकास भी मीरा के काम को तिरस्कार की नजर से देखता था। उनके जैसे पुरुषों की नजर में जब तक कोई महिला नाइट क्लब में काम करती है, वह भ्रष्ट होगी। इसलिए जब विकास ने अपने भाई की बातें सुनी, तो उसने मजाक उड़ाया, क्या ऐसा नहीं है? लतिका दिन में काम करती है, इसलिए अगर वह जाना चाहती तो वह काम के बाद ही जा सकती थी। पर बड़ी बहन रात में काम करती है। लतिका एक समझदार व्यक्ति थी और उसने अपने पति से पहले ही सुन लिया था कि बड़े भाई को अपनी दो बहनें पसंद नहीं हैं। जैसा कि कहा जाता है, इंसान जिसके साथ होता है उसके अनुसार बातें करता है। लतिका मुस्कुराई और सिर हिलाया। मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। मैंने सोचा चूंकि वह विकास की बहन है, मुझे ज्यादा नहीं पूछना चाहिए। ये सुनकर विजय खुद को उपहास करने से रोक न सका। अगर वह ऐसा करने की हिम्मत करती है, तो उसे दूसरों के बात करने से डरना नहीं चाहिए। उसकी आंखें तिरस्कार और घृणा से भरी थीं। हालांकि लतिका जानती थी कि विजय को बड़ी बहन पसंद नहीं है, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उससे इस हद तक नफरत करता है। उसकी भावनाएं उसके चेहरे पर साफ लिखी हुई थीं। वह केवल सूखी हंसी हंस पाए और इस विषय को जारी रखने की हिम्मत नहीं की। रसोई में चारू ने उनकी बातचीत सुनी। वह खुद को लाचारी से आह भरने से रोक न सकी। विकास और लतिका के बारे में जो अच्छी धारणा उसे अभी अभी हुई थी, वह तुरंत गायब हो गई। उसने और विजय ने इतने सालों से शादी की थी। हालांकि उनकी स्थिति में अंतर के कारण उसने मीरा के साथ कम बातचीत की, पर वह बता सकती थी कि मीरा किस तरह की इंसान थी। हालांकि वह एक नाइट क्लब में एक परिचारिका थी, पर वह भी जीविका के लिए थी। मीरा के लिए अकेले दो बच्चों की देखभाल करना आसान नहीं था। अगर उसे मजबूर न किया गया होता, तो कौन ऐसी जगह पर काम करना चाहेगा? इसलिए चारू हमेशा विजय की बहन की प्रशंसा करती थी। उसने अपने दो बच्चों को समझदार और आज्ञाकारी होने की शिक्षा दी थी। उन्होंने उसके बच्चों की तुलना में काफी अधिक प्रगति की थी। ऐसा नहीं था कि उसके पति को मीरा पसंद नहीं थी। वह बस विजय परिवार के दो बुजुर्गों से प्रभावित था और लड़कियों से नफरत करता था। यहाँ तक कि मीरा भी उसके दिल में बेकार थी। उसकी दो बहनों को बचपन से कभी पसंद नहीं किया गया था। हालांकि उसे दो बुजुर्गों द्वारा एक खजाना माना जाता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने अपनी दो बहनों को नीचा देखा। कोई कारण बिल्कुल नहीं था। उसने बस उन्हें नीचा देखा। यहाँ तक कि विजय भी अपने बेटे के प्रति बहुत पक्षपाती था। वह अपनी जड़ों के पीछे चला गया था। उन्हें इस बारे में बात करते हुए न सुनना चाहती, चारू ने विषय खत्म होने का इंतजार किया, इससे पहले कि वह चाय के साथ बाहर आए। उसके चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान थी, पर वह कम वास्तविक थी। उसने आवाज दी, आओ कुछ चाय पी लो। धन्यवाद भाभी। विकास जल्दी से खड़ा हुआ और चारू के हाथों से चाय का सेट लिया। फिर उसने कहा, भाभी व्यस्त मत हो, हम जल्द ही निकल जाएंगे। चारू ने सिर हिलाया और विजय के बगल में बैठ गई। लतिका ने चाय का एक कप उठाया और उसे अपने हाथ में रखा, पर उसने नहीं पिया। उसने अपने होंठ भींचे और विजय की ओर देखा, इससे पहले कि उसने कहा, भाई बात ऐसी है, विकास और मैं आज आपसे और भाभी से मिलने आए हैं। दूसरी बात, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। ये सुनकर विजय खुद को भौहें उठाने से रोक न सका। उसने मन ही मन सोचा, जैसा कि उम्मीद थी, वे कुछ चर्चा करने आए थे। विकास भी चकित था। लतिका ने उससे पहले कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया था।
अब जब लतिका ने अचानक अपना मुंह खोला तो विकास घबरा गया। क्या बात थी? विकास मन ही मन बुदबुदाया, पर विजय ने सीधे पूछा, क्या बात है? विजय में एक प्रभावशाली आभा थी। इसके अलावा वह मुस्कुराता नहीं था, इसलिए लतिका उससे कुछ हद तक डरती थी। हालांकि चूंकि वह पहले ही यहाँ आ चुकी थी और उसने उपहार खरीदने में इतना पैसा खर्च किया था, वह कुछ कहे बिना वापस नहीं जा सकती थी। ये सब सोचते हुए लतिका खुद को दांत भींचने और कहने से रोक न सकी, भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी कंपनी में विकास के लिए नौकरी की व्यवस्था कर सकते हैं? उनके प्रतिक्रिया देने का इंतजार किए बिना लतिका ने जल्दी से कहा, मैं उसके लिए नेतृत्व की स्थिति मांग नहीं रही हूँ। वह कोई भी काम कर सकता है। आपकी इतनी बड़ी मरम्मत कंपनी है, जरूर कुछ ऐसा होगा जो वह कर सकता है ना? ये सुनकर विकास को राहत मिली। उसने अभी भी सोचा था कि कुछ होगा। ये सब होने के बाद वह उसके लिए नौकरी ढूंढ रही थी। विकास को आवारा घूमने की आदत थी, इसलिए उसने तुरंत मुड़कर अपने होठों को सिकोड़ लिया। विजय ज्यादा चकित नहीं दिखा और न ही उसने मना किया। इसके बजाय उसकी नजर विकास पर पड़ी, जैसे उसने फीका कहा हो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। माँ ने पहले भी मुझसे इसका जिक्र किया था, पर विकास खुद नहीं चाहता था। बुढ़िया ने पहले भी जिक्र किया था और एक से ज्यादा बार जिक्र किया था। चूंकि बुढ़िया ने पूछा था, विजय स्वाभाविक रूप से उसे अस्वीकार नहीं करेगा। हालांकि विकास काम पर जाने के बजाय मरना पसंद करेगा। वह पहले की बात थी। जब लतिका ने सुना कि आशा है, तो उसने जल्दी से अपने पति के लिए बात की। पहले वह अकेला था और पेट भरने के बाद भूखा नहीं रहता था। पर क्या अब हमारी शादी नहीं हुई है? मेरी तनख्वाह केवल 1000 रुपये से अधिक है और मैं बमुश्किल अपनी वर्तमान जीवन शैली को बनाए रख पाती हूँ। अगर हम दोनों कुछ पैसे बचाना चाहते हैं तो उसे निश्चित रूप से काम पर जाना होगा। ये सुनकर विजय खुद को विकास की ओर देखने से रोक न सका और पूछा, विकास, तुम क्या सोचते हो? मैं काम पर नहीं जाना चाहता। विकास आत्मविश्वासी नहीं था और केवल कमजोरी से बुदबुदाया। हाँ, ये सुनकर विजय खुद को उपहास करने से रोक न सका। उसका छोटा भाई ऐसा ही था। वह बेकार था, ये सोचकर कि उसकी पत्नी दूसरों से भीख मांगने के लिए खुद को गिरा देगी, पर वह फिर भी पश्चाताप करने से मना कर रहा था। जब लतिका ने ये सुना तो उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत मुड़कर विकास की ओर देखा और डांटा, क्या तुम्हारा कोई भविष्य है? तुम काम नहीं करना चाहते? क्या तुम मुझे हम दोनों को मेरी तनख्वाह से अकेले पालने दोगे? क्या तुम अभी भी बच्चा चाहते हो? अगर मैं गर्भवती हुई तो क्या होगा? जब बच्चा भविष्य में पैदा होगा तो मैं उसे पालने के लिए क्या इस्तेमाल करूंगी? क्या मैं अपना खून बेचूंगी? एक साथ हिट कॉम्बो। अंत में विकास ने शर्मिंदगी में अपना सिर दबा दिया। उसे ऐसा देखकर लतिका इतनी गुस्से में थी कि उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम काम पर नहीं गए तो मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। जब विकास ने ये सुना तो वह तुरंत सहम गया। अंजलि, बस मुझे अभी आदत नहीं हुई है। विकास तुरंत खुशामदी चेहरा बनाकर आगे बढ़ा। देखो, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं माँ के लाड प्यार से बिगड़ गया हूँ, इसीलिए काम पर नहीं जाता था। नाराज मत हो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। विकास शादी से पहले पत्नी की आस करता था। शादी के बाद वह बेटे की आस करता था। सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि एक बेटा। दलाल ने परिचय कराते समय कहा था कि भावना के नितंब बहुत बड़े हैं, इसलिए वह भविष्य में जरूर एक बेटे को जन्म देगी। इसलिए जब भावना ने अपने बच्चे की धमकी दी तो विकास तुरंत हार मान गया। चूंकि उनके बड़े भाई और भाभी दोनों आसपास थे, भावना को अभी भी विकास को थोड़ी तवज्जो देनी थी। ये देखकर कि वह नर्म पड़ गया है, उसने भी अपना लहजा नर्म कर लिया। हमारी शादी हो चुकी है। तुम अब पहले की तरह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते। बताओ, जब बच्चा पैदा होगा तो क्या हमें उसके पालन पोषण के लिए पैसे नहीं कमाने पड़ेंगे? हाँ, हाँ, मैं बेवकूफ था। विकास ने तुरंत सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। विजय ने ये सब देखा और उसके दिल में तिरस्कार भर गया। उसका छोटा भाई इतना ही लायक था। शादी से पहले वह अज्ञानी, अक्षम और निकम्मा था। शादी के बाद वह अपनी पत्नी से डरता था। उसे वह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह घृणा महसूस कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे से यह पता नहीं चलता था। विजय ने अपना हाथ हिलाया और धीरे से कहा, ठीक है, लड़ना बंद करो। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, विजय ने विकास से कहा, विकास, एक बार जब तुम अच्छी तरह से सोच लोगे तो मैं तुम्हारे लिए बाद में एक काम का इंतजाम कर दूंगा। जब तुम धीरे धीरे इसके आदी हो जाओगे तो मैं तुम्हें भविष्य में तरक्की दूंगा। तुम मेरे छोटे भाई हो। जब तक तुम जमीन से जुड़े रहोगे मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। जब भावना ने विजय की बातें सुनी तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। धन्यवाद भैया। विकास जब ये सुनकर खुश हुआ कि उसे तरक्की मिल सकती है तो उसे खुशी हुई। उसने मन ही मन सोचा, शायद मैं भविष्य में प्रबंधक या कुछ और भी बन सकता हूँ। उसने तुरंत सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। चिंता मत करो भैया, मैं वादा करता हूँ कि आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा।
विजय ने सिर हिलाया और सुमन से कहा, जाओ और फलों के बिस्कुट का एक डिब्बा ले आओ जो मैं हांगकांग से लाया था। सुमन ने सिर हिलाया और बैठक के कमरे में रखी अलमारी से सुंदर पैकेजिंग वाले नाश्ते का एक डिब्बा निकाला। उसने उसे भावना को सौंप दिया और कहा, तुम्हारे भाई इसे हांगकांग से लाए थे। इसे वापस ले जाओ और खाओ। ओह, भावना तुरंत शर्माते हुए खड़ी हो गई। भैया इसे हांगकांग से लाए थे। आपको इसे अपने बच्चों के लिए रखना चाहिए। सुमन मुस्कुराए और कहा, हमारे घर पर और भी हैं। ये सिर्फ फलों से बने नाश्ते हैं। ज्यादा महंगे नहीं हैं। बस चख कर देखो। जब भाभी दे रही हैं तो स्वीकार कर लो, विकास ने बीच में कहा। जब भावना ने ये सुना तो उसने डिब्बा लेने के लिए हाथ बढ़ाया। धन्यवाद भैया और भाभी। भावना ने जो देना था वह दे दिया था और जो कहना था वह कह दिया था। उसने विजय और सुमन से कहा, भैया, भाभी, विकास और मैं अब वापस जाएंगे। रत्न भंडार क्षेत्र घंटाघर क्षेत्र से काफी दूर है। मुझे कल सुबह काम पर भी जाना है। जब आपको समय मिले तो हमारे यहाँ आइएगा। सुमन ने सिर हिलाया। ठीक है, रास्ते में अपना ध्यान रखना। विजय भी उठ खड़ा हुआ और विकास से कहा, जब तुम कंपनी आओगे तो बस मुझे पहले से फोन कर देना। मैं इंतजाम कर दूंगा। विकास कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया और तुरंत सिर हिलाया। विजय के घर से वापस जाते समय भावना सामने की यात्री सीट पर बैठी थी और संतोष के साथ विकास को देख रही थी। उसने कहा, भैया भले ही ज्यादा मुस्कुराते नहीं हैं और काफी अहंकारी हैं, लेकिन वह तुम्हारे लिए काफी अच्छे हैं। भावना को शुरू में लगा था कि उसे इस मामले पर अपनी सांस बर्बाद करनी पड़ सकती है। आखिरकार वह अपने पति को सबसे अच्छे से जानती थी। उसने पहले कभी कोई काम नहीं किया था, इसलिए वह चाहती भी तो नौकरी का इंतजाम नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने सोचा कि इसे संभालना मुश्किल होगा और इस तरह एक उपहार खरीदने के लिए इतना पैसा खर्च किया। जब समय आएगा तो उसे अपना मुंह खोलने का कुछ आत्मविश्वास होगा। अप्रत्याशित रूप से विजय लगभग तुरंत सहमत हो गया। उसने यहाँ तक कहा कि जब तक विकास अपना काम अच्छी तरह से करेगा वह उसे तरक्की देने का मौका ढूंढेगा। भावना दिल ही दिल में आह भर कर रह गई। सगा भाई सचमुच सगा भाई ही होता है। मुश्किल समय में वह काम आता है। जब विकास ने ये सुना तो उसके मुंह के कोने गर्व से मुड़ गए। वह इतरा रहा था, बेशक मेरे भाई बड़े मालिक हैं। उन्हें नखरे करने की आदत है, लेकिन मेरे सामने नहीं। हमारी शादी से पहले भाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे दक्षिण बस्ती में घर के कागजात दे दिए थे। वह आंगन 60 से 70 हजार रुपये का है। भावना को लगा कि विकास जो कह रहा है वह सही है। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हम अपने परिवार के लिए सिर्फ तुम्हारे भाई पर ही भरोसा कर सकते हैं। अगर तुम्हारे भाई मदद नहीं करते हैं तो तुम्हारे काम का क्या होगा? तुम्हारी दोनों बहनों पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं अपने भाई की प्रशंसा करता हूँ, विकास ने बीच में कहा। दूसरी तरफ विकास और भावना के जाने के बाद सुमन के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने बैठक के कमरे को व्यवस्थित किया और विजय से कहा, विकास को कुछ नहीं आता। लोगों से निपटने में वह सभ्य नहीं है। अगर आप उसे कंपनी में आने का इंतजाम करेंगे तो क्या वह आपके साथ अपने रिश्ते का इस्तेमाल करके मुसीबत खड़ी नहीं करेगा? विजय ने एक सिगरेट जलाई और एक गहरा कश लिया। फिर उसने शांति से कहा, उसे पहले नवीनीकरण दल के साथ कुछ कठिन काम करने दो। देखते हैं कि वह टिक पाता है या नहीं। अंत में हालांकि विजय सहमत हो गया, लेकिन उसे अपने भाई से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। जिस कारण वह इतनी आसानी से सहमत हो गया वह ये था कि अगर वह असहमत होता तो भावना उनकी मां के पास जाती। उस समय मां को अभी भी उससे पूछना पड़ता। चूंकि उसे देर सवेर सहमत होना ही था तो बेहतर था कि दूसरे पक्ष को यह एहसान याद रहे। आखिरकार वह विजय का छोटा भाई था। सुमन अपनी सीमा जानती थी, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। तुम दीक्षा को तटियंग ले गई थी? विजय ने अचानक पूछा। ये सुनकर सुमन मेज पोंछना बंद नहीं कर पाई। थोड़ी देर बाद उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, हम 3 दिन के लिए घूमने गए थे। विजय के बोलने का इंतजार किए बिना सुमन ने जोड़ा, अगर आप हर छुट्टी में अभिमन्यु को बाहर घूमने ले जाते हैं तो दीक्षा को बुरा लगेगा। वे आपके बच्चे हैं। भले ही आपको लड़के पसंद हों, आप इतना भेदभाव नहीं कर सकते। इन सभी वर्षों में ये पहली बार था जब सुमन ने यह बात उठाई थी। आखिरकार यह कोई रहस्य नहीं था। विजय जानता था कि वह पक्षपाती है, लेकिन उसे नहीं लगा कि उसने कुछ भी गलत किया है। वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। ऐसा नहीं है कि उसे भोजन या कपड़े की कमी है। क्या उसे बुरा लगेगा जब वह भविष्य में किसी से शादी करेगी तो क्या वह किसी और की नहीं हो जाएगी? क्या उसके द्वारा पैदा किए गए बच्चे का उपनाम विजय होगा? ये बिल्कुल वही था जो दादाजी ने पहले कहा था। विजय ने इसे बचपन से सुना था, लेकिन अब उसने आखिरकार इसे अपनी बेटी पर इस्तेमाल किया। जब सुमन ने ये सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने हैरान चेहरे के साथ विजय की तरफ देखा। ये किस तरह का तर्क है? अगर हमारी बेटी किसी से शादी करती है तो क्या वह अभी भी आपकी बेटी नहीं है?
अगर हर कोई आपकी तरह सोचता है कि महिलाएं आखिरकार भविष्य में किसी और के परिवार में शादी करेंगी, तो आइए पैदा होने वाली लड़कियों का गला घोंट दें ताकि हम संसाधन बर्बाद न करें। तब तक पूरी दुनिया लड़कों से भर जाएगी। ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं बस पूछ रहा था। मैंने कभी कुछ नहीं कहा। विजय सुमन पर अपनी सांस बर्बाद नहीं करना चाहता था। इस तरह की अवधारणा उसके दिल में लंबे समय से बैठ चुकी थी। सुमन चाहे कुछ भी कहे, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। विजय ने अपनी सिगरेट बुझाई और ऊपर चला गया। सुमन ने अपमान महसूस किया और अपनी बेटी के लिए बुरा महसूस किया। वह मुड़ी और अपने आंसू पोंछे, लेकिन वह असहाय महसूस कर रही थी। हालांकि विजय लड़कियों के मुकाबले लड़कों का पक्ष लेता था, लेकिन उसने अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। वह बस अपने बेटे की तुलना में उसके बारे में कम चिंतित था। इसके अलावा सुमन जानती थी कि उसके लिए कुछ भी कहना बेकार है। विजय एक ऐसे परिवार में पला बड़ा था जो लड़कियों के मुकाबले लड़कों का पक्ष लेता था। अपने बड़ों के प्रभाव में इस तरह की अवधारणा लंबे समय से बन चुकी थी। उसे बिल्कुल नहीं लगा कि वह गलत है। उसे लगा कि यह स्वाभाविक ही है। इसलिए अकेले में सुमन केवल अपनी बेटी दीक्षा के साथ गुप्त रूप से बेहतर व्यवहार कर सकती थी ताकि उसे इसकी भरपाई कर सके। एक दिन मई दिवस की छुट्टी से पहले नव्या को शुभ से खबर मिली कि टॉम राइट की डिजाइन योजना आ गई है। 1 महीने से भी कम समय में टॉम की टीम ने होटल की बाहरी नीली रूपरेखा को तेजी से पूरा कर लिया था। यह अद्भुत था। विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एक दिन पहले अपनी छुट्टियां समाप्त कर चुके थे और पूर्वांचल डेवलपर्स के सम्मेलन कक्ष में एकत्रित थे। जैसे ही नव्या दिखाई दी, सब खड़े हो गए। सीईओ। आज नव्या ने एक हल्के बेज रंग का पेशेवर सूट पहना हुआ था। वह ज्यादा परिपक्व लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बचपना कम नहीं हुआ था। वह अभी भी युवा और ऊर्जावान दिख रही थी। वह मुस्कुराए और सबको सिर हिलाकर संकेत किया। फिर वह बीच की सीट पर चली गई और कहा, सब लोग बैठ जाओ। पूर्वांचल डेवलपर्स अभी स्थापित हुआ था और पहली परियोजना अभी भी शुरुआती चरण में थी। हालांकि हर कोई निष्क्रिय नहीं बैठा था। वे बाजार अनुसंधान और होटल परियोजना पर अनुसरण में व्यस्त थे। कंपनी शुरुआती चरण में थी, लेकिन उसने सामान्य रूप से काम करना शुरू कर दिया था। नव्या के मकाऊ से लौटने के बाद उसने कंपनी में 200 करोड़ रुपए की तरल पूंजी लगाई थी। अब पूर्वांचल डेवलपर्स के पास पैसे की कमी नहीं थी। जब सब आ गए तो सम्मेलन कक्ष की बत्तियां बुझा दी गईं। शुभ ने प्रोजेक्शन पर जाकर टॉम राइट की डिजाइन योजना सबको दिखाने के लिए लगाई। प्रोजेक्शन रोशन हुआ और जो कुछ भी दिखाई दिया वह एक हाथ से खींचा गया रेखाचित्र था। ये प्रारंभिक अभिविन्यास भी था। एक बार जब नव्या संतुष्ट नहीं होती तो वह ड्राइंग को कभी भी छोड़ सकती थी। टॉम राइट को डिजाइनिंग में एक प्रतिभा के रूप में जाना जाता था। उनके अधिकांश डिजाइन असाधारण थे। आयतों और वर्गों जैसे निश्चित डिजाइनों का कभी उपयोग नहीं किया जाता था। विश्व प्रसिद्ध दुबई का बुर्ज अल अरब दुनिया का एकमात्र 7 सितारा होटल था और इसे टॉम राइट ने ही बनाया था। होटल प्रसिद्ध था क्योंकि यह पाल जैसा दिखता था। इस बार उन्होंने एम समूह के लिए डिजाइन किए गए 6 सितारा होटल के बाहरी हिस्से में एम अक्षर को आदि प्रारूप के रूप में इस्तेमाल किया था। हवा में एक 360 डिग्री घूमता हुआ बगीचा इस तरह होगा। एम अक्षर पारदर्शी शीशे से बने एक लंबे गलियारे से जुड़ा हुआ था। डिजाइन मजबूत और साहसी था। शुभ ने परिचय दिया, होटल पूरी निर्माण सामग्री के रूप में रंगीन स्टील ग्लास का उपयोग करता है। वर्तमान में चीन में किसी भी कंपनी ने कभी भी ऐसे शीशे का आयात नहीं किया है, क्योंकि इसकी लागत बहुत अधिक है। विशेष सामग्री के कारण रंगीन स्टील ग्लास सूरज की अलग अलग स्थितियों में अलग अलग रंगों को प्रतिबिंबित कर सकता है। इसके अलावा सुबह 9 बजे, दोपहर 3 बजे और शाम 6 बजे सूरज की स्थिति के कारण पूरी इमारत इंद्रधनुष के रंगों को प्रतिबिंबित कर सकती है। जब सभी ने सुना कि पूरी इमारत रंगीन स्टील ग्लास का उपयोग करने जा रही है, तो वे चौंक गए। ये शीशा एक बहुत बड़ा निवेश था। नव्या भी इस तरह के शीशे के बारे में कुछ जानती थी। रंगीन स्टील ग्लास का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक कियासी है। इसकी महंगी निर्माण और आयात शुल्क के कारण वर्तमान में तो क्या, 12 साल बाद भी ये चीन में अत्यंत दुर्लभ था। कियासी यूरेशियन महाद्वीप की सन्निहित प्लेट पर स्थित था। यह एक छोटा देश था, लेकिन इसके समृद्ध खनिजों और उन्नत औद्योगिक तकनीक के कारण ये छोटा देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में चौथे स्थान पर था। हालांकि अगर किसी ने सोचा कि कियासी एक उबाऊ औद्योगिक देश था, तो वे बहुत गलत होंगे। कियासी का हजारों वर्षों का इतिहास था। अब भी सभ्यता के तकनीकी युग में यह अपनी राजशाही जारी रखता है। कियासी शाही परिवार पूरे देश का स्तंभ था। राजा अकेले पूरे देश की जीवन रेखा को नियंत्रित करता था और उसके पास दुनिया में एकमात्र शेष युवराज था। मजबूत औद्योगिक प्रणाली के तहत कियासी का पूरा देश ग्रिम की परियों की कहानियों में एक परियों के देश की तरह सुंदर और सपनों जैसा था। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल था। हालांकि कियासी में कानून सख्त थे।
देश की पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए वे हर साल केवल जून और दिसंबर में विदेशी पर्यटकों को स्वीकार करते थे और वे देश में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या को सीमित करते थे। नव्या ने ये जानकारी बाद में किताबों और इंटरनेट के माध्यम से सीखी थी। चून की 81 में प्रवेश की आवश्यकताएं बहुत सख्त थीं। नव्या एक बार इसकी प्रतिष्ठा के कारण वहां जाकर पूजा करना चाहती थी, लेकिन उसे सीधे अस्वीकार कर दिया गया था। कारण ये था कि 81 में पर्यटकों की संख्या ऊपरी सीमा तक पहुंच चुकी थी। असहाय होकर वह भविष्य में वहां फिर से जाने के बारे में ही सोच सकती थी। अंत में उसे अप्रत्याशित रूप से कुछ ही समय बाद पुनर्जन्म मिला। रंगीन स्टील ग्लास बहुत महंगा है। यदि पूरा होटल रंगीन स्टील ग्लास का उपयोग करता है तो अकेले ये निवेश पूरी परियोजना के बजट से अधिक हो जाएगा। जब विकास विभाग की संचालन निदेशक रीता ने शुभ की बात सुनी तो वह तुरंत भौहें सिकोड़कर आपत्ति जताई। बाकी लोगों ने ये सुनकर सिर हिलाया। रंगीन स्टील ग्लास महंगा था। अगर उन्हें 81 से चीन तक ले जाया जाता तो उन्हें समुद्री परिवहन मार्ग का उपयोग करना पड़ता। चीन में प्रवेश करने के बाद उन्हें देवपुरी तक पहुंचने के लिए भूमि परिवहन मार्ग का उपयोग करना पड़ता। अगर पूरी इमारत रंगीन स्टील ग्लास से बनी होती तो मात्रा चौंकाने वाली होती। अकेले सीमा शुल्क ही खगोलीय होता। नव्या भी सोच रही थी, अगर होटल पूरी तरह से रंगीन स्टील ग्लास का उपयोग करता तो पूरी होने वाली इमारत शानदार होती। हालांकि सच्चाई उसके सामने थी। ये शीशा बहुत महंगा था और वह अब इसका उपयोग करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। अगर वह सिर्फ कुछ रंगीन स्टील ग्लास के टुकड़ों का उपयोग सजावट के रूप में करती तो यह असंगत लगता, जैसे नियॉन रोशनी। इसलिए अगर वह इस शीशे का उपयोग करना चाहती थी तो उसे पूरी तरह से इसका उपयोग करना होगा, अन्यथा वह एक भी टुकड़ा इस्तेमाल नहीं करती। रंगीन स्टील ग्लास के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, शुभ ने अचानक कहा। सम्मेलन कक्ष तुरंत शांत हो गया। सबने शुभ की ओर देखा और उन्होंने देखा कि उसका चेहरा शांत था। उसने धीरे से कहा, मेरे पास बाजार मूल्य के 30% पर रंगीन स्टील ग्लास खरीदने का एक तरीका है। 30%। जब सबने ये सुना तो वे चौंक गए। क्या वह लागत मूल्य नहीं था? कौन अपने द्वारा इतनी मेहनत से बनाए गए रंगीन स्टील ग्लास को बिना एक पैसा कमाए बेचेगा? हालांकि भीड़ शुभ पर संदेह करने में असमर्थ थी। आखिरकार वहां मौजूद हर कोई कई सालों से शुभ के साथ था। नव्या ने अपनी भौहें उठाईं। वह जानती थी कि शुभ डींग मारने वाला व्यक्ति नहीं है। जब तक वह कहता है कि वह ये कर सकता है, वह इसे कर देगा। हालांकि नव्या भी थोड़ी उत्सुक थी। शुभ के संबंध कितने व्यापक थे। उसके 81 के साथ भी संबंध थे। अगर कीमत 30% पर थी तो नव्या इसे पूरी तरह से स्वीकार कर सकती थी। बैठक 2 घंटे से अधिक चली। नव्या टॉम राइट के डिजाइन से बहुत संतुष्ट थी। एम समूह का पहला 6 सितारा होटल एम अक्षर के आकार का था। यह उचित और अप्रत्याशित था। ये वही परिणाम था जो नव्या चाहती थी। यह अद्वितीय और उन्नत था। बैठक समाप्त होने के बाद नव्या घर नहीं गई, बल्कि शुभ के कार्यालय चली गई। बॉस, क्या आप उत्सुक हैं? शुभ ने उसके लिए एक गिलास पानी डाला और पूछा। चूंकि नव्या तुरंत नहीं गई, शुभ जानता था कि वह रंगीन स्टील ग्लास के बारे में पूछना चाहती है। नव्या ने इसे नहीं छिपाया। उसने अपनी भौहें उठाईं और सिर हिलाया। वह वास्तव में शुभ के संबंधों के बारे में उत्सुक थी। शुभ ने कहा, मुझे आपको ये बताने का मौका नहीं मिला कि मैं चीनी नहीं हूँ। मैं 81 के 37वें राजा का दूसरा बेटा, 81 का दूसरा राजकुमार हूँ। थू। नव्या अचानक पकड़ी गई और उसने अपने मुंह में भरा पानी थूक दिया। खांसी खांसी। नव्या ने जोर से 2 बार खांसा और सांस बाहर निकाली। फिर उसने डरे हुए चेहरे के साथ शुभ की ओर देखा और पूछा, तुमने क्या कहा कि तुम क्या हो? शुभ अवाक था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। मैं 81 के 37वें राजा का दूसरा बेटा, 81 का दूसरा राजकुमार हूँ। शुभ ने अपनी सच्ची पहचान को एक एक शब्द करके दोहराया। उसने फिर से नव्या की ओर देखा। पुनर्जन्म जैसी मोटी और पतली चीजों से गुजरी हुई उसके जैसी व्यक्ति का भी मुंह आधा खुला हुआ था, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वह लंबे समय तक अपने होश में नहीं आ पाए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। यह नव्या के लिए बहुत अप्रत्याशित था। आखिरकार उसने हमेशा सोचा था कि वह चीनी है क्योंकि उसका एशियाई चेहरा था। चांदी सफेद बालों के अलावा, जिसके बारे में उसने कहा था कि उसे विरासत में मिला है, एक विदेशी का कोई निशान नहीं था। वह चीनी में भी धारा प्रवाह था और देवपुरी की बोली जानता था। किसने सोचा होगा कि ऐसा व्यक्ति 81 का राजकुमार था? ये बहुत अविश्वसनीय था। जैसे कि नव्या क्या सोच रही थी, ये जानते हुए शुभ हल्के से खांसा और धीरे धीरे समझाया, मेरे पिता की 5 पत्नियां हैं। मेरी माँ चीनी थी। मुझे येल परिवार का बालों का रंग विरासत में मिला, लेकिन मुझे अपनी माँ का रूप विरासत में मिला, इसलिए मैं एक शुद्ध चीनी जैसा दिखता हूँ। नव्या हैरान थी। क्या उसे उसके चांदी सफेद बाल विरासत में मिले थे? आह, रुको, अब मुख्य बिंदु उसके बाल नहीं थे। क्या तुम 81 के राजकुमार हो? नव्या पलकें झपकाईं और उसके दिल में अचानक असंतोष का एक निशान उठा।
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शुभ ने तुरंत अपनी गर्दन सिकोड़ी और कहा, मैं भूल गया। नव्या, भूल जाओ, अब जानना बहुत देर नहीं हुई थी। नव्या ने अपने दिल में खुद को सांत्वना दी। ये बस इतना था कि शुभ की असली पहचान बहुत महान थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसमें एक जन्मजात महान आभा थी। इतने लंबे समय के बाद वह कियासी का राजकुमार था। हालांकि जब उसने सोचा कि कियासी के राजकुमार ने उसके सामने घुटने टेके थे, तो नव्या की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। अगर कियासी के 37वें राजा को इसके बारे में पता चलता, तो क्या वह पूरी दुनिया को उसका पीछा करने के लिए मजबूर कर देगा? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तुमने कहा कि तुम 30% कीमत पर रंगीन स्टील ग्लास आयात कर सकते हो। तो बात यह है, नव्या शांत हो गई थी और बड़बड़ाई। जब शुभ ने ये सुना, तो उसने धीरे से कहा, हालांकि मैं कियासी का राजकुमार हूँ, कियासी के कानून सख्त हैं। मेरे द्वारा निर्यात की जाने वाली हर चीज के लिए एक स्पष्ट मूल्य सूची की आवश्यकता होती है, और यहाँ तक कि राजा भी इसका अपवाद नहीं है। 30% सबसे कम कीमत है जो मैं दे सकता हूँ। सीधे शब्दों में कहें, शुभ का मतलब था कि कियासी में एक नियम था कि हर चीज को लेन देन के रूप में व्यापार करना पड़ता था। इसलिए चीजों को मुफ्त में नहीं बेचा जा सकता था या दूसरों को नहीं दिया जा सकता था। ये भी एक परंपरा थी जिसे कियासी में हजारों वर्षों से बनाए रखा गया था, और शाही परिवार भी इसका अपवाद नहीं था। नव्या ने सिर हिलाया। मैं समझती हूँ, तुम्हारे लिए ये करना ही काफी है। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, नव्या ने अचानक शुभ की ओर संदिग्ध चेहरे के साथ देखा। तो तुम्हारा पूरा नाम येल शुभ है, या ये शुभ येल था? शुभ ने शांति से कहा, मेरा पूरा नाम येल जिस्ताने लिनमूर कारिसिल लाडो शुभ है। नव्या अवाक थी। भूल जाओ, मैं तुम्हें अभी भी शुभ ही कहूंगी, नव्या ने कहा। कंपनी छोड़ने के बाद नव्या घर नहीं गई। इसके बजाय वह एक टैक्सी में बैठ गई। यह मई दिवस की छुट्टियों का अंतिम दिन था। जब वह मकाऊ में थी, तो उसे विपुल भाई का फोन आया था। दूसरे पक्ष ने कहा था कि अगर वह जल्दी लौटती है, तो वह उससे संपर्क कर सकती है और एक साथ खाना खा सकती है। चूंकि स्कूल कल से शुरू हो जाएगा, नव्या ने एक रात पहले विपुल को फोन करने की पहल की। उन दोनों ने शाम को एक साथ रात का खाना खाने पर सहमति व्यक्त की। विपुल ने जगह चुनी थी। यह कोई शानदार होटल या एक रोमांटिक पश्चिमी शैली का रात का खाना नहीं था। ये रत्न भंडार क्षेत्र में एक शांत जापानी रेस्तरां था। रेस्तरां बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत साफ था। 2 सेवा कर्मचारियों के अलावा केवल मालिक और उसकी पत्नी ही थे। हॉल में केवल 3 मेजें थीं, और उनके चारों ओर कुछ तातामी के क्यूबिकल थे। जिस कारण वे आधे बंद थे, वह ये था कि किसी भी क्यूबिकल में दरवाजा नहीं था। दुकान छोटी थी, लेकिन व्यापार अच्छा था। जब नव्या पहुंची, तो विपुल पहले ही आ चुका था। उसने नव्या को दरवाजे से अंदर आते देखा। विपुल तातामी वाले एक कमरे में बैठा था और उसने उसकी ओर हाथ हिलाया। विपुल भाई, नव्या मुस्कुराए और आगे बढ़ते हुए कहा। विपुल ने दूधिया सफेद स्वेटर और खाकी रंग की पतलून पहन रखी थी। उसने अपने आधे लंबे बालों को जानबूझकर ठीक नहीं किया था, और उसकी लंटें स्वाभाविक रूप से उसके माथे को ढंक रही थीं। इस रूप ने तुरंत उसके स्वभाव को बदल दिया, जिससे वह 18 साल के युवा जैसा दिखने लगा। कैसा रहा? क्या ये जगह ढूंढना आसान था? विपुल ने मुस्कुराते हुए पूछा, जैसे ही उसने नव्या के लिए एक कप जापानी चाय डाली। उसकी फीनिक्स के आकार की आंखें मुस्कान के साथ धीरे धीरे संकीर्ण हो गईं, जिससे एक जीवंत कोमलता का स्पर्श प्रकट हुआ जिसने विपुल को जीवंत और करीबी महसूस कराया। नव्या भी मुस्कुरा रही थी। किसी कारण से विपुल का सामना करते समय वह अपनी सबसे आरामदायक और प्राकृतिक स्थिति प्रकट करती थी। भले ही विपुल की सच्ची पहचान खतरनाक और गुप्त थी, लेकिन इसका उस पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। यह पारस्परिक हो सकता है। वे एक दूसरे को समान प्रतिक्रिया देंगे। विपुल भाई उसके प्रति बहुत कोमल थे। इस कोमलता में कोई अशुद्धियां या उद्देश्य नहीं था। यही कारण था कि नव्या ने इसका इतना आनंद लिया कि वह अपने असली रूप में दिखाई दी। वह मुस्कुराई और सिर हिलाया। इसे ढूंढना आसान नहीं था। ड्राइवर ने मुझे चौराहे पर उतार दिया। मुझे इसे ढूंढने के लिए कुछ राहगीरों से पूछना पड़ा। जब विपुल ने यह सुना, तो वह खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया और कहा, मुझे तुम्हें लेने आना चाहिए था। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, उसने नव्या को समझाया, ये दुकान एक जोड़े के पास है। महिला मालिक चीनी है, जबकि मालिक मूल जापानी है। हालांकि ये दुकान बड़ी नहीं है, आपको नियुक्ति लेनी होगी। यहाँ की सामग्री सभी जापान से हवाई मार्ग से मंगाई जाती है। वे बहुत ताज़ा हैं। आपको बाद में ज्यादा खाना चाहिए। विपुल इस दुकान का एक नियमित ग्राहक था। जब नव्या ने उसे पिछली रात फोन किया, तो उसने एक शानदार और उत्तम रेस्तरां के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उसने तुरंत इस दुकान के बारे में सोचा। नव्या को शुरू से ही समुद्री भोजन पसंद था, और उसे कच्चा भोजन और भी ज्यादा पसंद था। उसने तुरंत सिर हिलाया। तो फिर मैं औपचारिक नहीं बनूंगी। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, महिला मालिक व्यक्तिगत रूप से उत्तम सैशिमी की एक प्लेट लेकर मेज पर आई। ये स्पष्ट था कि वह विपुल से बहुत परिचित थी। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने कहा, तुम आ गए, भाई।
मैंने तुम्हें कुछ समय से नहीं देखा है। विपुल मुस्कुराया और जवाब दिया, हाल ही में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन मैं तुम्हारी दुकान के बारे में सोच रहा था। महिला मालिक थोड़ी गोलमटोल थी, लेकिन बहुत युवा और सुंदर दिख रही थी। उसने पहली नजर में नव्या को पहले ही देख लिया था और सोचा था कि यह युवा लड़की वास्तव में सुंदर है। हालांकि नव्या एक 14 साल की लड़की लग रही थी, इसलिए महिला मालिक ने ज्यादा नहीं सोचा। विपुल ने महिला मालिक की टकटकी को देखा और परिचय दिया, दीदी, यह मेरी छोटी बहन है, छोटी नव्या। नमस्ते। नव्या ने तुरंत आदर के साथ अभिवादन किया। महिला मालिक मुस्कुराई और सिर हिलाया। उसने तारीफ की, छोटी लड़की, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये पहली बार है जब विपुल किसी को मेरी दुकान में खाने के लिए लाया है। जैसे ही वह बोली, उसने विपुल की ओर देखा। ये पहली बार है जब तुम अपनी छोटी बहन को मेरे यहाँ लाए हो। ऐसा होता है कि आज जापानी वाग्यू हवाई मार्ग से आया है। मैं तुम्हें कोशिश करने के लिए एक हिस्सा दूंगी। मूल्यांकन देना याद रखना। विपुल ने औपचारिकता नहीं निभाई और सीधे कहा, धन्यवाद दीदी। महिला मालिक के जाने के बाद विपुल ने नव्या को बुलाया। चलो इसे आजमाते हैं। नव्या की नज़र उसके सामने रखे सैशिमी पर पड़ी। सभी प्रकार के ताज़ा सैशिमी मोटे तौर पर काटे गए थे और कुचली हुई बर्फ पर उत्तम ढंग से व्यवस्थित किए गए थे। वे बहुत ताज़ा और स्वादिष्ट लग रहे थे। उसने एक ऑक्टोपस का टुकड़ा उठाया, उसे वसाबी और सोया सॉस में डुबोया और उसे अपने मुंह में डाला। अगले ही सेकंड में नव्या खुद को संतोष में अपनी आंखें संकीर्ण करने से नहीं रोक पाई। ये बहुत स्वादिष्ट था। नव्या की प्रतिक्रिया देखकर विपुल संतोष और प्यार से मुस्कुराया। उसने सी अर्चिन का एक हिस्सा उठाया और सावधानी से इसका स्वाद लिया। वे दोनों कैजुअली बात कर रहे थे। वे दैनिक तुच्छ बातों और चिंताओं के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन माहौल बहुत सामंजस्यपूर्ण था। नव्या हमेशा उत्सुक रही थी कि विपुल भाई अंकल विपुल के घर क्यों नहीं लौटे। इतने सालों के बाद नव्या को नहीं पता था कि अंकल विपुल का एक बेटा था। हालांकि वह उत्सुक थी, नव्या ने नहीं पूछा। आखिरकार वह जानती थी कि कारण अच्छा नहीं हो सकता है। मिस्टर विजय आ गए हैं। मैंने आपको उसी जगह पर छोड़ दिया है। इस समय महिला मालिक की आवाज सुनाई दी। चून की तातामी वाले कमरे में दरवाजा नहीं था, वह एक नज़र में दुकान में हो रहे दृश्य को देख सकती थी। नव्या ने सहज रूप से ऊपर देखा और स्तब्ध रह गई। दरवाजे से प्रवेश करने वाला व्यक्ति उसका चाचा विजय था। एक गाढ़ा मेकअप वाली महिला उसकी बाहों से चिपकी हुई थी। यह महिला निश्चित रूप से सुमन नहीं थी। नव्या को यह महिला याद थी। वह वही महिला थी जो उस समय बिक्री कार्यालय में उससे मिलने पर उसके चाचा के साथ थी। सीधे शब्दों में कहें, वह उसके चाचा की प्रेमिका थी। नव्या ने तुरंत अपनी अभिव्यक्ति वापस ले ली। विजय के महिला मालिक से बात करने का फायदा उठाते हुए उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और न देखने का ढोंग किया। ये स्पष्ट था कि वह उससे अभिवादन करने की पहल नहीं करना चाहती थी। तुम उसे जानती हो। विपुल ने नव्या की हरकत देखी और तुरंत समझ गया। नव्या खुद को आंखें घुमाने से नहीं रोक पाए और धीरे से सिर हिलाया। मेरे चाचा। जब विपुल ने ये सुना तो वह खुद को देखने से नहीं रोक पाया। अंत में वह असहाय होकर मुस्कुराया। तुम उससे तब भी टकरा गई जब वह अफेयर कर रहा है। ये स्पष्ट था कि वह एक नज़र में बता सकता था कि वह विजय की प्रेमिका थी। नव्या इन चीजों को देखना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कहा, ये दूसरी बार है। शुक्र है, यह अभी भी वही व्यक्ति है। विपुल खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। यह आवाज न तो ज्यादा थी और न ही धीमी, लेकिन विजय ने इसे सुन लिया। छोटी नव्या। विजय ने सहज रूप से अपना सिर घुमाया और तुरंत नव्या को देखा। उसने तुरंत भौहें सिकोड़ी और अपना आमतौर पर सख्त चेहरा बना लिया, जैसे कि हर कोई उसे पैसे का कर्जदार हो। नव्या ने चुपचाप आह भरी और असहाय होकर विपुल की ओर देखा। विपुल ने माफी मांगते हुए अपनी भौहें उठाईं, संकेत दिया कि उसका मतलब यह नहीं था। जाने दो। नव्या ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसने ढोंग करने की भी परवाह नहीं की। उसने केवल शांति से अभिवादन किया, चाचा। विजय पास आया और पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? विजय को पूछना पसंद था, तुम यहाँ क्यों हो? जब वे पहली बार बिक्री कार्यालय में मिले थे तो उसने पहली चीज यही कही थी, तुम यहाँ क्यों हो? जब वे हवाई अड्डे पर थे तो उसने भी कहा था, तुम यहाँ क्यों हो? अभी अभी उसने फिर से कहा, तुम यहाँ क्यों हो? उसके अहंकारी लहजे से यह स्पष्ट था कि उन्हें वहां नहीं होना चाहिए जहां वह था। क्या देवपुरी तुम्हारा था? इसके अलावा क्या ये स्पष्ट नहीं था? बेशक वह यहाँ खाने आई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह यहाँ बाल कटवाने आए हो? खाना खाने। नव्या ने उदासीनता से जवाब दिया। विजय का चेहरा स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि नव्या उसे किसी और महिला के साथ देखती है, यह कोई सम्मानजनक बात नहीं थी। ये स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा था अगर कोई उसे न देखता। नव्या ने उन्हें न केवल एक बार बल्कि 2 बार देखा। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में इस भतीजी के साथ भाग्यशाली थी। वे कहीं भी जाते एक दूसरे से टकरा जाते।
वह उनसे तीसरी या चौथी बार भी मिल सकती थी। विजय की नज़र विपुल पर बिना पलक झपकाए पड़ी। आज के उसके पहनावे के कारण 24 साल का विपुल 18 या 19 साल के युवा जैसा दिख रहा था। विजय ने तुरंत उन दोनों के बारे में बुरा सोचा। उसे याद आया कि नव्या मई दिवस पर मकाओ गई थी। अब वह इतनी महंगी जापानी दुकान पर थी। इस बच्चे ने उसे पैसे दिए होंगे। आखिरकार विपुल एक बहुत अमीर व्यक्ति जैसा दिखता था। उसकी आंखों में तिरस्कार की एक परत थी। उसने मन ही मन सोचा कि वे माँ और बेटी हैं। अपनी माँ की तरह वह छोटी उम्र से ही लोगों को बहकाना जानती थी। विजय की आंखों ने कुछ भी नहीं छिपाया। नव्या और विपुल ने ये देखा और उनके चेहरे एक ही समय में ठंडे पड़ गए। एक व्यक्ति का दिल जितना गंदा होता था, उसके विचार उतने ही गंदे होते थे। चूंकि वह नव्या का बुजुर्ग था, विपुल ने केवल विजय पर ठंडी नजर डाली और कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर नव्या ने तुरंत अपना सिर उठाया और विजय की ओर देखा। उसने एक दूर और नाखुश लहजे में कहा, चाचा, क्या और कुछ है? आप यहाँ खड़े हैं और हमें परेशान कर रहे हैं। विजय, ओह मेरे विजय, वह इतनी अशिष्ट क्यों है? इससे पहले कि विजय गुस्सा हो पाता, उसके बगल में खड़ी भव्य कपड़े पहने महिला चिल्लाई और विजय से अविश्वास में बोली। महिला स्तब्ध थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़की उससे इस तरह बोलने की हिम्मत करेगी। उसने अपनी आंखें चौड़ी की। तुम, मेरे बारे में क्या? भले ही तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपने कार्यों में ज्यादा अनुशासित होना नहीं सिखाया, स्कूल को तुम्हें ये सिखाना चाहिए था कि शिष्टाचार, न्याय और शर्म क्या हैं। सबसे पहले अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझो। नव्या ने निर्दयता से उनके रिश्ते को उजागर किया और उनके चेहरे बदसूरत हो गए। ये खासकर विजय के लिए सच था, जिसका चेहरा लाल और सफेद के बीच बदल रहा था। इसने तिरस्कार से गरिमा और छिपी हुई नाराजगी की एक लहर प्रकट की। ये वास्तव में रोमांचक था। हालांकि विजय ये भी जानता था कि वह इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं कर सकता। नव्या पहले से अलग थी। अब जब वह उसके सामने निडर हो सकती थी, तो वह सुमन को इसके बारे में बता सकती थी। उसने वास्तव में धोखा दिया था, लेकिन उसका तलाक लेने का कोई इरादा नहीं था। नव्या के शब्द इतने कठोर थे कि प्रीति ने सोचा कि विजय उसके लिए खड़ा होगा और उसे सबक सिखाएगा। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि लंबे समय तक इंतजार करने के बाद विजय ने केवल इतना कहा, चलो चलें, हम वहां बैठेंगे। प्रीति, उसने उम्मीद नहीं की थी कि विजय इसे इस तरह जाने देगा। क्या वह तवज्जो को सबसे ज्यादा प्यार नहीं करता था? आमतौर पर वह उसे ये दिखाने के लिए शेखी बघारना पसंद करता था कि वह विजय परिवार में बॉस था और कोई भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। क्या चल रहा था? क्या उसने नहीं सुना कि इस दुष्ट लड़की ने क्या कहा? उसने उसे सबक क्यों नहीं सिखाया? विजय, प्रीति नाखुश थी और उसने तुरंत अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल किया, जो नाज करना था। यह आकर्षक था कि विजय के एक ही वाक्य का उच्चारण इतने लंबे समय तक कैसे किया जा सकता था। विजय को आमतौर पर यह सबसे ज्यादा पसंद था और सिर्फ इसे सुनकर उसकी हड्डियां पिघल जाती थीं। प्रीति ने अपनी कमर मोड़ी और उसकी बांह से रगड़ी। उसने मुझे परेशान किया। जैसे ही वह बोली, वह रोने वाली अभिव्यक्ति रखना नहीं भूली, क्योंकि उसने एक दयनीय अभिव्यक्ति के साथ विजय की ओर देखा, जैसे कि वह एक घायल छोटी खरगोश हो। नव्या कांप उठी। अगर इस महिला ने एक और शब्द कहा, तो वह सब स्वादिष्ट भोजन थूक देगी जो उसने अभी अभी खाया था। हालांकि इससे पहले कि नव्या कुछ कह पाती, विजय ने प्रीति से बेसब्री से कहा, ठीक है प्रीति, मजाक करना बंद करो। मैं। प्रीति ने अविश्वास में विजय की ओर देखा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, विजय ने उसे दूर खींच लिया। विपुल ने शुरू से अंत तक कुछ नहीं कहा। आखिरकार वह चीजों को जटिल नहीं बनाना चाहता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, लड़की को कोई तकलीफ नहीं हुई। मेरी चाची एक अच्छी इंसान है। ये कितना अफसोस की बात है। नव्या ने अचानक असहाय होकर आह भरी। विपुल ने ये सुनकर मुस्कुराया। तुम्हारे पास दूसरों की चिंता करने का समय है। मैं चिंतित नहीं हूँ, मैं बस उसके लिए परेशान हूँ। नव्या ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और जारी रखा, अगर आज मेरे चाचा अकेले होते, तो अगर मैं उनसे ऐसे बात करने की हिम्मत करती, तो वह मुझे मारते। मैंने उन्हें डांटे जाने के बाद चुप रहते हुए कभी नहीं देखा। वह शायद इस मामले को बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं और मेरी चाची से तलाक नहीं लेना चाहते हैं, नव्या ने कहा। विपुल ने सिर हिलाया और नव्या से सहमत हुआ। अधिकांश पुरुष उत्तेजना और नवीनता के लिए धोखा देते थे। वे तलाक नहीं चाहते थे। व्यभिचार का उच्चतम क्षेत्र घर पर एक लाल झंडा होना नहीं था, बल्कि बाहर एक फड़फड़ाता रंगीन झंडा होना था। दूसरी तरफ विजय ने प्रीति को एक निजी कमरे में खींच लिया। वह गुस्से में बैठ गई और विजय को नजरअंदाज करने के लिए अपना सिर घुमाया। जाहिर है, वह इसलिए गुस्से में थी क्योंकि विजय ने उसे नव्या को सबक सिखाने में मदद नहीं की थी। विजय ये भी जानता था कि उसने आज डरपोक होकर प्रीति को तकलीफ दी थी। उसने तुरंत अपना लहजा नर्म किया और प्रीति से कहा, ठीक है प्रीति, नाराज मत हो। एक बच्चे के साथ एक ही स्तर पर क्यों गिरना? प्रीति विजय के मिजाज को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वह नखरे कर सकती थी, लेकिन एक सीमा होनी चाहिए। विजय एक अधैर्य व्यक्ति था।
अगर वह हद से ज्यादा जाती तो नुकसान फायदे के लिए भरपाई नहीं करेगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए प्रीति विजय की ओर आंसू भरी आंखों से देखने के लिए मुड़ी। उसने एक सिसकते हुए लहजे में कहा, मैंने केवल इसलिए कहा क्योंकि वह आपके प्रति अशिष्ट थी, लेकिन सुनो उसे क्या कहना है। जैसे ही वह बोली, उसने अपने आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर एक दयनीय भाव था, जैसे कि वह कह रही हो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, लेकिन तुमने दूसरे पक्ष को मेरा अपमान करने दिया। विजय का दिल उसके लिए दर्द हुआ। उसने जल्दी से प्रीति का हाथ पकड़ा। मुझे पता है, मैंने तुम्हें तकलीफ दी है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ? छोटी नव्या केवल 14 साल की है। क्या मैं उसे मार सकता हूँ? मैंने अभी तक तलाक नहीं लिया है। अगर मैं उससे लड़ता हूँ तो वह और भी बुरी बातें कह सकती है। अंत में यह इसलिए था क्योंकि वह गलत था। कुछ गलत करने के बाद वह आभा के मामले में दूसरे पक्ष से कमजोर था। विजय की बातें सुनकर प्रीति के आंसू एक ऐसे नल की तरह रुक गए जिसे बंद कर दिया गया हो। उसने अपना सिर उठाया और दयनीय रूप से विजय की ओर देखा, पूछा, आप तलाक कब ले रहे हैं? वे दोनों लगभग 1 साल से साथ थे। शुरू से ही विजय ने प्रीति को बताया था कि वह तलाक लेने के बाद उससे शादी करेगा। प्रीति ने इस पर गहरा विश्वास किया और विजय के तलाक लेने का इंतजार कर रही थी। हालांकि विजय ने हर बार उससे ज्यादा परेशान न होने के लिए कहा था। तलाक लेने से पहले उसे अपनी सारी संपत्ति हस्तांतरित करनी थी। प्रीति को विजय और पैसा दोनों पसंद थे, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से विजय की बातों पर विश्वास किया। हालांकि 1 साल पलक झपकते ही बीत गया था। साल के बीच में उसने कुछ बार पूछा था कि वह कब तलाक ले रहा है। विजय का जवाब स्पष्ट था और उसने केवल उसे इंतजार करने के लिए कहा था। प्रीति केवल आराम कर सकती थी। कम से कम उसकी राय में विजय अभी भी उसके प्रति बहुत ईमानदार था, इसलिए उसने हमेशा विश्वास किया कि विजय तलाक लेगा और उससे शादी करेगा। वह लंबे समय से यह सवाल फिर से पूछना चाहती थी, लेकिन उसे सही मौका नहीं मिल सका। इसलिए प्रीति ने अभी स्थिति का फायदा उठाया और फिर से पूछा। विजय खुद को 2 बार थप्पड़ मारना चाहता था। उसने मन ही मन सोचा, उसने दुखती रग छू ली थी। उसे सबसे ज्यादा डर था कि प्रीति उससे तलाक के बारे में पूछेगी, क्योंकि शुरू से ही विजय ने कभी भी वास्तव में तलाक लेने और उससे शादी करने के बारे में नहीं सोचा था। उस समय का वादा केवल एक अस्थायी उपाय था, बस ताकि वह प्रीति के साथ सो सके। उस पल प्रीति ने उससे एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ पूछा। हालांकि विजय को अपराध बोध महसूस हुआ, उसने माफी मांगते हुए मुस्कुराया। जल्द ही, तुम मेरी स्थिति भी जानती हो। मुझे इतनी बड़ी कंपनी को संभालना है, साथ ही संपत्ति और बच्चों को भी, है ना? वह इस तरह के समान भाषण को फिर से सुना सकता था। तुम हमेशा यही कहते हो। प्रीति घबरा गई। आखिरकार वह 1 या 2 बार झूठ पर विश्वास कर सकती थी। 1 साल हो गया था और विजय का हमेशा यही रवैया रहा। वह बेवकूफ नहीं थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपने दिल में इस पर विचार करेगी। तुमने तलाक लेने की योजना बिल्कुल नहीं बनाई थी, है ना? प्रीति ने अपने आंसू रोक लिए, लेकिन वह पहले से ही अपने दिल में निश्चित थी। यह विजय बस उसे झूठ बोल रहा था। मैं कैसे कर सकता हूँ, प्रीति? क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे लिए कैसा महसूस करता हूँ? विजय ने अपना लहजा नर्म किया और जल्दी से उसे बहलाया। मैंने तुम्हारे लिए एक घर और एक कार खरीदी। अगर मुझे तुम पसंद नहीं होती, तो क्या मैं तुम पर इतना पैसा खर्च करता? प्रीति के चेहरे पर एक पीड़ित भाव था और वह अपने दिल में और भी ज्यादा संघर्ष कर रही थी। वह विजय से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि वह उसे बहुत ज्यादा धकेलेगी। इसके अलावा विजय सही था। उसने इस साल उस पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अगर वह वास्तव में उसे पसंद नहीं करता, तो विजय उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। हालांकि उसे पसंद करना और उससे शादी करना 2 अलग अलग बातें थीं। प्रीति इसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। एक गहरी सांस लेते हुए प्रीति कुछ कहने ही वाली थी कि उसने एक महिला को उनकी ओर तेजी से आते देखा। उसने भौहें सिकोड़ी। एक महिला का सहज ज्ञान उसे बताता था कि दूसरा पक्ष उसके और विजय के लिए यहाँ था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, सुमन पहले ही उनकी मेज पर आ चुकी थी। विजय ने ऊपर देखा और जब उसने उस व्यक्ति को देखा, तो वह खुद को अपनी सीट से खड़ा होने से नहीं रोक पाया। विजय ने एक शायद ही कभी देखा जाने वाला घबराया हुआ भाव प्रकट किया और जब उसने अपना मुंह खोला तो वह हकलाने लगा। सुमन, तुम। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सुमन ने गुस्से में मेज पर रखी जापानी चाय उठाई और उसे विजय के चेहरे पर छिड़क दिया। चाय विजय के चेहरे पर फैल गई, जिससे वह और उसके बाल तुरंत भीग गए। दुकान बड़ी नहीं थी, इसलिए सुमन की कार्रवाई ने तुरंत सबका ध्यान आकर्षित किया। नव्या भी हैरान थी। वह विपुल भाई से बात करने में इतनी लीन थी कि उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी चाची कब आई थी। 2 महिलाएं और एक पुरुष। सुमन का गुस्सा, प्रीति का डर और विजय का विकृत चेहरा ने सबको तुरंत अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया कि क्या हुआ था।
धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नई कहानियों के लिए वीएस नॉवल वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।